हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार। मैं आप लोगों का दोस्त सियाशीष गुप्ता, आपका अपना कॉस गुरु। एंड वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ आर सीएमए सीरीज, जो हम अपने सीएमए वाले दोस्तों के लिए कर रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया सीरीज जा रही है। आप लोगों का बहुत ही प्यार जो है वो बना हुआ है, और प्यार जो है वो आगे भी बना रहना चाहिए। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर हमारा काम आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। आप लोगों के लिए मैं, विद्यास्थल की टीम, हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत कुछ आगे के लिए प्लानिंग चल रही है, नए सब्जेक्ट्स की प्लानिंग चल रही है। तो आपका प्यार बने रहना चाहिए। चलिए, तो जो हमारे सीएमए वाले बच्चे हैं जिनका पेपर अभी हाल फिलहाल में आने वाला है, और कहीं ना कहीं मतलब ये जो हम सीरीज कर रहे हैं दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए। एमसीक्यूज वगैरह भी हम बीच में करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी करते हैं। तो जो सीएस वाले बच्चे हैं वो भी जो है वो इन क्लासेस को देख सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद करे हुए मैं आप लोगों के सामने अब स्क्रीन पर अब आ रहा है कि जो हम अभी करने वाले हैं सामने स्क्रीन पर है, दैट इज योर सीएमए इंटर, जो अक्टूबर 2021 का, जैसे कि मैंने कहा कि जो हाल फिलहाल में पेपर आने वाले हैं। तो बच्चों की डिमांड को समझते हुए, जैसे कि बच्चे मुझे कहा करते थे कि सर ये हमें थोड़ा समझ में नहीं आ पा रहा कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू को हम कैसे सॉल्व करें। अच्छा, मैं पेपर पैटर्न भी क्लियर कर चुका हूं। जो बच्चे आज मुझे कहीं ना कहीं हमारे साथ चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि पेपर पैटर्न, जो लेटेस्ट सैंपल पेपर जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने इशू किया है, उसके हिसाब से यह है कि 40 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस, मतलब एमसीक्यू सीधा सीधा 20 नंबर, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, शॉर्ट क्वेश्चंस मिला के 20 नंबर, यानी कुल मिला के जो 40 नंबर का पेपर है वो आपका एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से होगा कहीं ना कहीं। और 60 मार्क्स का जो पेपर है वो लॉन्ग क्वेश्चंस का होगा। तो ऐसा कतई नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो कोई ये नहीं सोच सकता है कि हमारा इसमें हम बड़े बड़े क्वेश्चन ना भी करें तो हम चल जाएंगे। यार, बिना बड़े क्वेश्चन, बिना कंसेप्चुअल नॉलेज के तो तुम एमसीक्यू भी नहीं हिला पाओगे। तो आज बिना समय बर्बाद करे मैं आप लोगों का कॉस्ट गुरु, एंड दिस ऑल सीरीज, दिस ऑल लेक्चर्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर फेवरेट विद्यास्थल सेंटर। ठीक है, विशाल सर का बहुत सपोर्ट है कहीं ना कहीं इसमें। सो कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट इज द पेपर नंबर 8। और मैं सीएमए का स्टडी मॉड्यूल कवर कर रहा हूँ। उसके जो चैप्टर के बाद में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं वो, और जितने भी एमसीक्यू, ट्रू एंड फॉल्स वगैरह होते हैं, वो सारे जो है वो हम लोगों ने कवर करने हैं। तो बिना समय बर्बाद करे हुए मैं अभी पहले तो हम ये मैं आपको बता दूं या आपको दिखा दूं कि आज हम करने क्या वाले हैं। आई थिंक आपको, वैसे मैं आपके स्टडी मॉड्यूल के प्रॉपर इंडेक्स को फॉलो कर रहा हूं। तो ये आज हम करने वाले हैं। पिछला जो हमने चैप्टर किया था दैट वाज मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, तो आज हम एम्प्लॉय कॉस्ट करने वाले हैं, जिसको लेबर कॉस्ट भी आप कह सकते हैं। दैट इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो हमने फर्स्ट क्लास में ही कहीं ना कहीं कवर कर लिए थे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स कहीं ना कहीं सीएमए वाले बच्चों को जरूर पता होने चाहिए। सो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। और आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से दिस इज कवरिंग स्टडी नोट नंबर 2.2 एंड 2.3। ठीक है जी। इसके बाद ये हो जाएगा तो फिर जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो ओवरहेड्स कॉस्ट से जुड़ा होगा। तो बिना समय बर्बाद करे मैं आप लोगों को अपने आपके स्टडी मॉड्यूल के दर्शन करा रहा हूँ। आपके लिए जो गीता पुराण ग्रंथ है उसके दर्शन करा रहा हूँ, और उसी से हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। सो ये आपके सामने आपका स्टडी मॉड्यूल। और यार ये देखो, ये लेबर का चैप्टर यहाँ पर खत्म हुआ है। और लेबर का चैप्टर खत्म होने के बाद यहाँ से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है स्टार्ट हो रही हैं। तो अराउंड वी हैव 18, 19, 20, 21, अराउंड 6 क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिससे कहीं ना कहीं आपकी रिवीजन अच्छी खासी हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग एमसीक्यू, ट्रू एंड फॉल्स, ये सब जो है इन चीजों को ढंग से फॉलो करेंगे कहीं ना कहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 की अब मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं 18 क्वेश्चन की बात करूं तो व्हाट विल बी द अर्निंग्स ऑफ अ वर्कर एट 60 पैसा पर आवर। भाई आप लोग प्लीज अपना अब बिल्कुल मुस्तैदी से जुड़ जाइए, अपना कॉपी पेंसिल और सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर जो है वो अपने साथ में रख लीजिए। व्हाट विल बी द अर्निंग्स ऑफ अ वर्कर एट 60 पैसा पर आवर। तो ये एक टाइम रेट है, आई गेस आपको पता है। ठीक है, कि जो लेबर को पैसे दिए जाते हैं उसके दो सिस्टम होते हैं, एक टाइम रेट सिस्टम होता है और एक पीस रेट सिस्टम होता है। तो मैं अपनी लेबर को 60 पैसा पर आवर के हिसाब से पेमेंट कर रहा हूँ। व्हेन ही टेक्स 100 आवर्स टू डू अ वॉल्यूम ऑफ वर्क, एक पर्टिकुलर काम वो 100 घंटे में कवर कर लेता है। फॉर विच द स्टैंडर्ड टाइम इज 160 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है एक तरीके से टाइम अलाउड,
मैं अपनी लेबर को 60 आवर्स का 160 आवर्स का टाइम अलाउड करता हूँ एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, और वो इसी काम को 100 आवर्स में कर लेता है, तो ऑब्वियसली वो टाइम तो सेव कर रहा है। तो टाइम अगर वो सेव कर रहा है तो ही इज एफिशिएंट, वो बोनस का हकदार है। मेरी इलेबोरेटेड क्लासेस में कॉस्ट सीरीज वगैरह हम लोग आपके साथ कर चुके हैं, और आई गेस आपने कॉस्ट सीरीज देखी होगी, और आप में से काफी बच्चों ने मेरी ऑलरेडी पेन ड्राइव की बुकिंग्स करा ली हैं। जिन्होंने नहीं कराई हैं, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, और अपना जो है जल्दी से अपनी इलेबोरेटेड, क्योंकि कॉस्टिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप इलेबोरेटेड पहले ढंग से कंसेप्चुअल नहीं देखेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर जो मैंने ये बताया था कि जो लेबरर्स टाइम बचाते हैं, जो ज्यादा टाइम के काम को कम टाइम में कर देते हैं, ऑब्वियसली वो एफिशिएंट वर्कर कहलाते हैं, और एफिशिएंट वर्कर है तो इसलिए वो बोनस के हकदार हैं कहीं ना कहीं। चलिए, अब बोनस का प्लान मैं अपनी क्लास में बहुत इलेबोरेटली कहानी के तरीके से बात करता हूँ। मैंने बताया बच्चों को कि बेटा बोनस के लिए या तो कुछ मैनेजमेंट पंडित है, समवन लाइक हालसे, रोवन, टेलर, मैरिक प्लान, नहीं तो बोनस के बारे में क्वेश्चन आपको इंस्ट्रक्शन देगा। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, क्या है, जैसे विद इन द फर्स्ट 10% सेविंग इन द स्टैंडर्ड टाइम, बोनस जो है वो टाइम सेव्ड का 40% है, ठीक है। अगले 10% बचत के लिए कहीं ना कहीं ये देखिए यहाँ पर ये तो साफ दिख रहा है कि टाइम जो है बचाया जा रहा है। 160 घंटे का काम जो है वो 100 घंटे में हो रहा है, 160 घंटे का काम 100 घंटे में हो रहा है, तो टाइम बचाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से बिना समय, और क्वेश्चन ये है कि टोटल अर्निंग्स हम निकाले, तो आई गेस मैं स्ट्रेट अवे अपने व्हाइट बोर्ड पे जाता हूँ और हम ये क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आई एम स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हम स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाइट बोर्ड मेरा ओपन हो चुका है, और आप लोगों को मैंने पहले ही बोल दिया, अपने कॉपी पेन कैलकुलेटर के साथ आप तैयार रहिए बिल्कुल। चलिए, सो यहाँ पे एक तरीके से स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स, यहाँ पर हमारे पास कोई डिफरेंट वर्कर्स नहीं है, वर्कर तो एक ही है, ठीक है। उसी का हमने टोटल अर्निंग्स जो है वो कहीं ना कहीं कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो जब अर्निंग्स की बात आती है, मैं हमेशा ऐसे बताता हूँ कि लेबरर्स जो है मेनली दो चीज कमाते हैं, एक नॉर्मल वेजेस और दूसरा बोनस। तो अगर मैं नॉर्मल वेजेस की बात करूं तो टाइम बेस्ड पेमेंट तो हमेशा होती है कि एक्चुअल जितना टाइम जो है वो बंदे ने काम किया है इनटू 1 घंटे का जो वेज रेट होता है, इस तरीके से कैलकुलेट होती है। सो यहाँ पर जो एक्चुअल मेरे वर्कर ने काम किया है वो 100 आवर्स किया है, और 1 घंटे की जो पेमेंट है वो 60 पैसे है। 60 पैसे है ना भाई, एक बार जरा देख लो, कंफर्म कर लो। हाँ जी, 60 पैसे है। तो 100 आवर्स इंटू 60 पैसे के हिसाब से 60 रुपए तो नॉर्मल वेजेस इसके हो गए। अब मेन जो ये क्वेश्चन है वो है बोनस का, जो मैं आपको एक वर्किंग नोट नंबर 1 में साइड में दिखाने वाला, ठीक है जी। आई होप नॉर्मल वेजेस में तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी दिक्कत रही होगी। बाकी आप लोग भाई मेरे साथ बिल्कुल ओपन है, आप अपने डाउट्स वगैरह जो है वो आराम से हमारे पास पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और आपके डाउट्स के लिए हमारी हर ट्यूसडे मिशन मंगल सीरीज जो है वो भी होती है कहीं ना कहीं। चलिए, वर्किंग नोट नंबर 1 की बात कर रहा हूं, जिसमें वी आर डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ बोनस। देखो, इस एक बार मैं दोबारा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन रख दूं। क्वेश्चन के हिसाब से कि जो टाइम बचाएगा, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं स्लैब में बांटा गया कि पहले 10% बचत के लिए 40% के बराबर बोनस है, अगले 10% बचत के लिए 50% के बराबर बोनस है। इस टाइप का क्वेश्चन मेरा पहला क्वेश्चन जो मेरी बुक का, जो मैं सीरीज में मैंने करवाया हुआ है, लेबर का पहला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इस टाइप का, ठीक है। सो मैं वापस अपने व्हाइट बोर्ड पे जा रहा हूँ। एक तो मैं ये लिख दूं कि स्टैंडर्ड टाइम जो है काम का वो हमारा 160 आवर्स है। इसके अलावा जो टाइम टेकन है, जो टाइम टेकन है वो 100 आवर्स है। तो टोटल टाइम जो सेव्ड है, टोटल टाइम जो सेव्ड है दैट इज योर 60 आवर्स। अब इसी 60 आवर्स को स्लैब वाइज बोला गया है। जैसे पहले इसने बोला फर्स्ट 10% सेविंग ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है ना भाई। 10% किसका करना है, ऑफ स्टैंडर्ड टाइम का करना है। अब देखो, हमारा टोटल स्टैंडर्ड टाइम कितना था, हमारा टोटल स्टैंडर्ड टाइम था 160 आवर्स। तो बेसिकली 160 आवर्स का 10% बचत की बात हो रही है। 160 आवर्स की 10% बचत की बात हो रही है। ये 160 आवर्स का 10% का मतलब होता है 16 आवर्स।
तो पहले 16 आवर्स की बचत के लिए, पहले 16 आवर्स की बचत के लिए 40% ऑफ टाइम सेव्ड बोनस मिलेगा। तो हम 16 घंटे की बात कर रहे हैं, तो 16 घंटे का 40% मतलब 16 घंटे का 40% जो बोनस है, वो जो तनख्वाह है वो कहीं ना कहीं मेरे लेबर को फ्री में मिलेगी। 16 घंटे का 40%, और जाहिर सी बात है इसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1 घंटे के वेज रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 घंटे का 40% इंटू 0.60 इंटू 0.60, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक सेकेंड, 16 आवर्स का 40%, देखो भाई कैलकुलेशन वगैरह का बात है तो आप लोगों ने बिल्कुल कैलकुलेट करना, ये नहीं कि सिर्फ स्क्रीन को टेप लो, ठीक है ना। आपके जवाब मेरे से पहले आने चाहिए। 16 आवर्स का 40% इंटू 0.60, भाई ये आ रहा है 3.84। टोटल बोनस अभी नहीं आ गया, मैं बता दूं, टोटल बोनस अभी नहीं आ गया। अभी हमने सिर्फ, भाई टोटल मेरे वर्कर ने 60 आवर्स की बचत करी है, मैंने अभी सिर्फ 16 घंटे की बात करी है, मैंने अभी सिर्फ 16 घंटे की बात करी है। इसके बाद बी पार्ट, नेक्स्ट 10% सेविंग। कम से कम बच्चे के लिए ये अच्छा कहे कि बार बार 10% की बात की है, तो अगेन 10% की बात हो रही है, तो अगले 16 घंटों की बात हो रही है, अगले 16 घंटों की बात हो रही है। अब नेक्स्ट 16 आवर्स की सेविंग के लिए 50% का बोनस मिलेगा। 16 आवर्स की सेविंग के लिए 50% का बोनस मिलेगा। तो अब यहाँ पे 16 आवर्स का 50% तो हो गया 8 घंटे, और 8 घंटे इंटू 0.60 ये हो जाता है 4.8। अल्टीमेटली ये सारे बोनस जो है वो मैं ऐड करने वाला हूं। देन नेक्स्ट 10% सेविंग। अब मैंने कहा ना कि क्वेश्चन ने, देखिए ये आपके लिए आसानी करिए कि बार बार 10% ही रखा है, तो 10% ही रखा है, तो 160 आर्ट्स का 10% जो है वो 16 ही है। बल्कि मेरी बुक में जो क्वेश्चन था वो नेक्स्ट 10%, नेक्स्ट 40%, नेक्स्ट बैलेंस 50%, इस तरीके से उसमें अलग अलग परसेंटेज थी। तो नेक्स्ट 10% सेविंग के लिए 16 आवर्स का, यहां पर यार स्लैब क्या है, एक सेकेंड, 60%, नेक्स्ट 16 आवर्स का 60% बोनस मिलेगा। ऑब्वियसली आप इसे 0.60 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, तो 16 आवर्स का अगर मैं 60% करूं एंड इंटू 0.60, ये आपका यहां पर 5.76 का बोनस हो गया। भाई क्या हमारे बोनस की कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई? तो कंप्लीट तो नहीं हुई, हमारे बोनस की कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हुई है। भाई ये देखो ना, मैंने अभी 16 आवर्स की बात करी है, नेक्स्ट 16 आवर्स की बात करी है, और 3 बार 16 आवर्स की बात करी है। 3 बार 16 आवर्स की बात करने का मतलब होता है 48 आवर्स की बात की गई है। बाकी के बचे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो नेक्स्ट स्लैब जो है वो भी 10% की है, लेकिन अब मैं ऐसे लिख रहा हूं, बैलेंस बैलेंस सेविंग ऑफ 12 आवर्स। अगर आप सोच रहे हैं कि 12 आवर्स कहां से आया, तो भाई मैं आपको दोबारा बता दूं, टोटल 60 आवर्स हमने बचाए हैं, जिसमें से 16 की बात हो गई, 16 की बात हो गई, 16 की 3 बार 16 की बात हो गई, 48 आवर्स की बात हो गई, 12 आवर्स का बोनस देना और बचा है। तो यहां पर जब मैं बोनस की कैलकुलेशन हम करेंगे, सो 12 आवर्स इंटू, इसके बाद मेरे ख्याल से 70% का बोनस था, हाँ जी, 12 आवर्स इंटू 70% इंटू 0.60 इंटू 0.60, तो यहां पर हमारा 12 आवर्स, एक सेकेंड, 12 आवर्स इंटू 70% इंटू 0.60, ये सर आपका 5.04 हो रहा है। अब बाई चांस बेसिकली यहाँ पर सेविंग 60 है, अगर यहाँ पर सेविंग मैं आपको सही बताऊं तो 60 को क्रॉस कर रही होती है, 64 को क्रॉस कर रही होती, तो बेसिकली मैं इसके बाद भी बोनस जो है वो कंटिन्यू रहता है कैलकुलेट होना। तो यहाँ पर अगर मैं ऐड करूं, जितने भी हमने बोनस कैलकुलेट करे हैं, अगर इन सबका हम एडिशन कर दें, तो 3.84 और इस मतलब 5.04 था, देन 5.76 था, देन 4.8 था, देन 3.84 था। टोटल बोनस जो निकल कर आ रहा है दैट इज बीइंग 19.44 निकल कर आ रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे मेरे वर्कर की जो टोटल अर्निंग्स हो जाती हैं
वो 60 और 19.44 को मिला के 79.44 हो जाती है। 79.44। मैं एक बार आपको बुक दिखा दूं भाई, आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी क्लास की कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है। आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देखो भाई, जो बच्चे मतलब कहीं ना कहीं देखिए, या आप कॉस्टिंग में ना कोई भी रट्टाफिकेशन करके नहीं चल सकते। यहाँ पे क्वेश्चन की डिफरेंट वैरायटी हो सकती है, क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस को आपको बहुत अच्छा फॉलो करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, और उसके बाद भी अगर किसी बच्चे को बाई चांस कोई दिक्कत होती है, वैसे तो मेरी कोशिश है कि मैं काफी इलेबोरेट करूं, तब भी अगर कोई दिक्कत होती है तो ऑब्वियसली आप हमें जो है वो टेलीग्राम के लिए, हम टेलीग्राम में हमने आपके लिए ग्रुप बना रखे हैं, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर तरीके की सुविधा सपोर्ट जो है वो आपको विद्यास्थल की टीम से मिलती है, तो आप अपने डाउट्स को लेके कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, यूजिंग टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। भैया टेलर तो बहुत ही बहुचर्चित इंसान है, ठीक है ना, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 12th क्लास में भी इनकी बात होती थी। तो अर्निंग्स निकालनी है दो वर्कर्स की, एक्स एंड वाई, पर्टिकुलर्स इसने दे दिए, डेटा आपको दे दिया। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, पहले तो बच्चे को ऑब्वियसली जब वो टेलर का नाम सुनेगा तो टेलर साहब ने क्या सजेस्ट किया है ये याद आना चाहिए। टेलर साहब का जो सिस्टम है, बोनस सिस्टम, जो अर्निंग सिस्टम है, दैट इज अ पीस सिस्टम, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। जिसका मतलब ये होता है कि जो कम परफॉर्मिंग लेबर है, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, उसको कम रेट पे पैसे मिले, और जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है उसको ज्यादा रेट पे कहीं ना कहीं पैसे जो है वो मिलने चाहिए। तो यहाँ पर हमें टेलर साहब की बात करनी है, तो मैं एक बात कहीं ना कहीं बच्चों को याद दिला दूं। टेलर साहब के अकॉर्डिंग अगर कोई नॉर्मल आउटपुट से कम बनाता है, अभी हम नहीं देखेंगे कि यहाँ पे नॉर्मल आउटपुट कितना है, अगर कोई नॉर्मल आउटपुट से कम बनाता है तो उसको बेसिक पीस रेट का 80% के हिसाब से पेमेंट मिलेगी। और अगर कोई नॉर्मल आउटपुट से ज्यादा बना लेता है तो उसको बेसिक जो पीस रेट है उसके 120% के हिसाब से पेमेंट मिलेगी। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग तो होनहार बच्चे हो और आपको ये बातें जो है वो ऑलरेडी याद होंगी, ध्यान होंगी। तो इन्हीं कंसेप्ट के साथ हम प्रॉपर तरीके से अपने व्हाइट बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट अस कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 19। टेलर सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमने ये देखना है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो स्टैंडर्ड टाइम पर पीस दे रखा है कि एक पीस को बनाने के लिए 20 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि एक पीस को बनाने में 20 मिनट्स अगर लगते हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं 1 घंटे में 3 पीस जो है वो बन जाते होंगे। ठीक है, ये मैं व्हाइट बोर्ड पे जो है आपको शो भी कर देता हूँ। ये पिछला क्वेश्चन हम हटा देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19, तो यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम पर पीस, स्टैंडर्ड टाइम पर पीस 20 मिनट्स। ठीक है ना, अब ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 60 डिवाइड बाई 20 इज 3, तो इसका मतलब ये निकलता है कि 1 घंटे में 3 पीस जो है वो बन जाने चाहिए। दिस इज स्टैंडर्ड, 1 घंटे में 3 पीस बन जाने चाहिए। और हमें दे रखा है कि एक्चुअल में क्या बोलते हैं, एक्चुअल अगर टाइम देखा जाए तो एक्चुअल में मेरे वर्कर ने जो काम किया है वो 9 घंटे काम किया है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 1 घंटे में अगर 3 पीस बन सकते हैं तो 9 घंटे में, मतलब मैं क्या लिखने वाला हूं, स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल टाइम, यानी इस 9 घंटे में 27 पीसेस जो है वो बन सकते थे। 9 घंटे में 27 पीसेस बन सकते थे। अब जो मेरा वर्कर, दो वर्कर्स है यहाँ पर, एक तो वर्कर है आपका एक्स और दूसरा वाई है। वर्कर एक्स का जो एक्चुअल आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट है दैट इज 25 यूनिट्स, 25 यूनिट्स। तो ऑब्वियसली ये आप देख सकते हैं कि ये बिलो स्टैंडर्ड है, मतलब कहीं ना कहीं जो एक्स है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, उसकी एफिशिएंसी मैं कहूंगा लेस देन 100 है। ही इज बेसिकली इनएफिशिएंट। तो अकॉर्डिंग टू टेलर साहब उन्होंने ये कहा है कि जो बंदा इनएफिशिएंट है उसे कंपैरेटिवली कम तनख्वाह मिलनी चाहिए, ताकि उसे एहसास हो कि यार मैंने घटिया काम किया है, मैंने बेकार काम किया है। तो अकॉर्डिंग टू टेलर सिस्टम, ठीक है ना, टेलर अर्निंग्स के हिसाब से उनको जो हमारा बेसिक पीस रेट है उसका 80% मिलना चाहिए, 80% ऑफ बेसिक पीस रेट। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा यहाँ पर ये सोच सकता है कि सर बेसिक पीस रेट हमें दिया कितना, हमें बेसिक पीस रेट कितना दिया, हमें तो नॉर्मल रेट पर आवर दिया है, हमें तो टाइम रेट दिया है।
तो ये मैंने अपनी क्लास में कई बार समझाया है कि अगर आपको टाइम रेट दिया हो और अगर आपको एक इनपुट आउटपुट रेशियो भी दी हो कि कौन कितने पीस कितने टाइम में बन सकते हैं, तो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट कि हमारा पीस रेट कितना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर जैसे आपको दे रखा है कि एक पीस को बनाने के लिए 20 मिनट्स लगते हैं और ये भी लिखा है कि 1 घंटे के हम अपने लेबर को 0.90 पैसा देते हैं। अब अभी अभी बात हुई कि 1 घंटे का बोले मतलब होता है 60 मिनट्स, एंड 60 मिनट्स मतलब देर आर 3 ग्रुप्स ऑफ 20 मिनट्स कहीं ना कहीं। तो अगर 1 घंटे के 90 पैसे हैं तो आप सॉल्व प्रोपोर्शनेटली, सब कुछ प्रोपोर्शनेट है, कोई फॉर्मूला नहीं है। 20 मिनट्स के 30 पैसे बनेंगे, 1 घंटे के 90 मिनट 90 पैसा, यानी 60 मिनट के 90 पैसे, तो 20 मिनट का 30 पैसा हो गया प्रोपोर्शनेटली। सो बेसिकली एक्स की वर्कर्स की अगर अर्निंग में अगर मैं देखूं एक्स वर्कर की, सो 80% ऑफ 30 पैसा, एंड ऑब्वियसली इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट एक्स हैज प्रोड्यूस, 25 यूनिट्स। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली दिस वुड बी, एक सेकेंड सर, 80 इंटू 30 पैसा तो 2.4 हो गया कहीं ना कहीं। सो 2.4 इंटू 25, एक मिनट, 2.4 इंटू 25, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 0.30 का 60% है ना, 0.30 का 60% है। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, एक सेकेंड सर, 0.30 का 60% है, मैं क्या कर रहा हूँ सॉरी, 0.30 का 80% है इंटू 25, तो आंसर इज कमिंग आउट एज 6 रुपीज। आंसर इज कमिंग आउट एज 6 रुपीज। अब पता है जैसे मैं आपकी बुक में देख रहा हूँ तो आंसर इज गिवन है 6.23। मैं आपको एक बात बताऊं, आई एम वेरी श्योर आप देख सकते हैं अपने पुराने कंसेप्ट में कि टेलर के अकॉर्डिंग अगर कोई कम आउटपुट बनाता है तो उसको 80% मिलता है। ये 6.23 जो मुझे लग रहा है, ये आपको एक बात बताऊं, पुराने सिलेबस में, और वो भी सीए के पुराने सिलेबस में, टेलर साहब के हिसाब से जो लोअर रेट होता था दैट वाज 83.33%। तो मुझे तो लग रहा है कि शायद ये वो कर दिया, मतलब मैं आपको थोड़ा साबित करके दिखाता हूँ, तो एक बार अलग से ये लिख रहा हूँ कि माइट भी इन्होंने ऐसे कर दिया है कि 30 पैसा का 83.33% इंटू 25। एक बार से सॉल्व करके देखना यार, एक बार मेरे मन की शांति के लिए, एक बार अपने मन की शांति के लिए इसको करके देख लो। तो बेसिकली 0.30 इंटू 83.33% इंटू 25, ये अगर आप देखें तो दिस इज कमिंग इक्वलेंट टू अराउंड 6.25। आपकी बुक ने 6.23 दिया है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये इन्होंने शायद कर लिया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हमारा जो आंसर है वो वाई के लिए भी अलग ही आएगा। लेकिन मुझे कोई दो राय नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मुझे ये क्वेश्चन एज अ डाउट भी कई बार बच्चों का आया हुआ है। ऑब्वियसली बच्चे सोचते हैं कि सर कंसेप्ट में तो ये लिखा है और हमारी किताब ने ये आंसर कर रखा है, तो थोड़ी बहुत गलतियां जो है वो बुक में है कहीं ना कहीं। वर्कर वाई की अगर मैं बात करूं, सो उसका जो एक्चुअल आउटपुट है, उसका जो एक्चुअल आउटपुट है दैट इज गिवन आउट एज, एक सेकेंड, 30 यूनिट्स दिया है। सो ऑब्वियसली दिस इज अबव नॉर्मल। नॉर्मल आउटपुट तो कितना है, नॉर्मल आउटपुट तो कहीं ना कहीं 27 यूनिट्स है, तो दिस आउटपुट इज अबव नॉर्मल। सो ही शुड बी अकॉर्डिंग टू द टेलर प्लान, he should be getting 120% of 30 paisa, and obviously you have to multiply it by 30 units. अगर मैं इसको अगर मैं आंसर देखूं तो 30 पैसा का 120% तो आई गेस 0.36 हो जाएगा। 30 पैसा इंटू 120% इंटू 30 यूनिट्स, ये आपका आंसर आ रहा है 10.8 रुपीज। 10.8 रुपीज, और ये भी मैं आपकी बुक में देख रहा हूँ तो 15.75 दे रखा है। जो मैं अगेन वही बोलूंगा कि मुझे लग रहा है कि शायद इन्होंने वो शायद यहाँ पे मैं करके देखूँ कि पहले वही सीए के, मैं सीएमए की भी नहीं बोलूंगा, कि सीए के ओल्ड सिलेबस में 175% हुआ करता था हायर रेट अकॉर्डिंग टू टेलर। तो मुझे लग रहा है कि कहीं वही तो इन्होंने नहीं कर दिया। तो अगेन हम एक बार देख लें, 0.30 पैसा इंटू 175% इंटू 30, आप देख लीजिए 15.75 ही आ रहा है, और आपकी बुक ने भी यही दे रखा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 83.33 और 175% के टेलर के रेट्स लगाए गए हैं। क्यों लगाए गए हैं मैं नहीं कह सकता, ये गलती क्यों हुई है मैं नहीं कह सकता,
भाई सीधी सी बात है, मैंने क्या रखा है कि कॉस्टिंग एक इंस्ट्रक्शन बेस्ड सब्जेक्ट है। किसी क्वेश्चन में अगर हमको ये दे दिया जाए कि भाई ये रेट लो, तो मैं फिर वो रेट लूंगा। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं है और ये बोला है कि टेलर सिस्टम अप्लाई करो, तो व्हाई ही इज अप्लाइंग दिस 83.33 एंड 175, मुझे पता नहीं। तो इसमें जो कोई दो राय नहीं है, हमारा आंसर 6 और 10.8 आया है, जो मैं बिल्कुल सही एक तरीके से मैं मान रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। नाउ गोइंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। गोइंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, एंड दिस क्वेश्चन नंबर 20 इज रिगार्डिंग गैंट टास्क बोनस सिस्टम। ये भी डिफरेंशियल पीस सिस्टम के अंदर आता है, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम बेस्ड सिस्टम है वैसे ये। The following are the particulars applicable to a work process. Time rate is 5 rupees per hour. High task is 40 units per week. यार मैं एक बार हाई टास्क वर्ड का भी आपको मतलब बता दूं। दिस सिंपली मीन्स कि एक तरीके से एक हफ्ते में 40 यूनिट्स बनने चाहिए। एक हफ्ते में 40 यूनिट्स बनने चाहिए। पीस रेट अबव हाई टास्क, ठीक है, 6.50 पर यूनिट। मतलब ये बेसिकली मतलब निकलता है कि कोई अगर वर्कर हाई टास्क से भी ज्यादा बनाता है तो उसको 6.50 के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से तनख्वाह मिलेगी। अब एक्चुअल 40 घंटे के हफ्ते में क्या क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ द वर्कर्स जो रही, ए ने 35 यूनिट्स बनाए, बी ने 40, सी ने 41, डी ने 52। साफ साफ दिख रहा है कि ए ने मेरे हाई टास्क को फॉलो नहीं किया, हाई टास्क से कम बनाए। तो बेसिकली लॉजिकली ए शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ बोनस, ठीक है। तो हम जल्दी से व्हाइट बोर्ड पर मैं आता हूं और इसको हम अपना शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 20th, क्वेश्चन नंबर 20th हम कर रहे हैं। और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ वेजेस, स्टेटमेंट ऑफ वेजेस हमारे वर्कर्स यहाँ पर 4 हैं आई गेस। तो पहला तो मेरा पुश्तैनी कॉलम हो गया यार, पर्टिकुलर्स का, एंड उसके बाद आपका ए बी सी और डी। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड डी। चलिए जी, तो ये पर्टिकुलर्स वाला कॉलम हो गया हमारा, ठीक है जी। ए बी सी एंड डी। चलिए भाई देखिए, मैंने कहीं ना कहीं जब मैं इलेबोरेटली जब भी मैंने लेबर पढ़ाया है, तो मैंने कहीं ना कहीं बोला है कि बच्चों जब भी आपको कोई प्लान आता है, जैसे यह बोला है गैंट टास्क प्लान फॉलो करें, तो आप सबसे पहले ये देखें कि ये प्लान जो है ये बेसिक टाइम बेस्ड प्लान है या पीस बेस्ड प्लान है। गैंट टास्क बेसिकली टाइम बेस्ड प्लान है। तो सबसे पहले मैं अपने वर्कर्स को नॉर्मल वेजेस दूंगा, विच विल बी अकॉर्डिंग टू टाइम। जितने घंटे इन लोगों ने काम किया है उसके अकॉर्डिंगली इन लोगों को पैसे जो है वो कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं। अब सब लोगों ने 40 घंटे काम किया, और जो नॉर्मल वेज रेट हमारे क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज गिवन एज 5। तो नॉर्मल वेजेस तो सबके मैं यही लिखूंगा 200, ठीक है। 200 के भाई 200 अगर आप सोच रहे हो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली 40 इंटू 5 के हिसाब से, ठीक है जी। नॉर्मल जो पैसे हैं वो तो हर वर्कर को 200 मिलने ही चाहिए। अब कहीं ना कहीं अगर बात आती है बोनस की, बात आती है बोनस की, ए शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर बोनस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका जो आउटपुट है वो हाई टास्क से कम है, ठीक है। अब बी, बी का जो एक्चुअल आउटपुट है वो एग्जैक्टली 40 यूनिट्स है, जो कि हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट भी है ना, अकॉर्डिंग टू गैंट टास्क प्लान। जिसका आउटपुट, जिसका एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट के बराबर आता है, उसको 20% का बोनस मिलता है, ठीक है ना। ये गैंट टास्क सिस्टम है। ऑब्वियसली जब कोई मैनेजमेंट गुरु की बात आप फॉलो कर रहे हैं तो उसकी बात आपको याद होनी चाहिए कहीं ना कहीं। सो 200 का 20% आप करेंगे तो 40। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल वेजेस हमसे पूछे गए हैं, तो ए के टोटल वेजेस तो वही हो गए 200, बी के टोटल वेजेस हो गए 240। सी की बात करूं, अच्छा सी का जो वो है क्या बोलते हैं आउटपुट है, दैट इज 41। बेसिकली सी और डी बोथ आर अबव हाई टास्क, और जब हाई टास्क से ये ज्यादा है, तो मैं आपको सही बताऊं तो इन दोनों को, ये मैंने एक गलती हो गई हमारी, इनके अंदर 200 हटा दो। इनकी जो वेजेस हैं वो सीधा हाई पीस रेट के हिसाब से होने चाहिए, जो हमारे क्वेश्चन ने कहीं ना कहीं हमें बोला है कि अगर कोई अबव हाई टास्क बनाएगा तो उसको सीधा 6.50 पर यूनिट देना, पर यूनिट। तो ऑब्वियसली सी ने 41 बनाए हैं, तो इसका आप डायरेक्टली तनख्वाह कैलकुलेट कर सकते हो कि 6.50 इंटू 41, ये इसका आ जाएगा 266.5। और अगर मैं डी की बात करूं तो इसने 52 बनाया है, तो 6.50 इंटू 52, तो ये आपका
एक सेकंड सर, 6.50 इंटू 52, ये आपकी डी की तनख्वाह जो है वो 338 हो जाएगी। और मैं एक सेकंड आपके सामने बुक को भी ले आता हूँ। बिल्कुल सही आंसर है। तो यार मतलब ये मैं कहूंगा लेस देन 5 मिनट्स वाले क्वेश्चन थे। अगर ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आ गए तो बिल्कुल भैया सोने पे सुहागा हो गया, फिर तो आपको मतलब सक्सेस पाने से एक तरीके से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। 21 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है तब भी। इन अ यूनिट, मतलब एक बिजनेस में, इन अ यूनिट 10 men work as a group when the production of the group exceeds the standard output of 200 pieces per hour। स्टैंडर्ड ये कहता है कि एक घंटे में 200 पीस बनने चाहिए। अगर मेरी टीम मिलकर 200 से ज्यादा बना लेती है तो ईच मैन इज पेड एन इंसेंटिव फॉर द एक्सेस प्रोडक्शन इन एडिशन टू हिज वेजेस एट आर्ली रेट्स। ये नॉर्मल बात लिखी है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो मेरे वर्कर्स को बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, जो कि उनके नॉर्मल वेजेस से ज्यादा होगा, अलग होगा। ये बात हमें पता है। इंसेंटिव कैसे मिलेगा, ध्यान दो। द इंसेंटिव इज, एक सेकंड सर मैं इसको प्रॉपर अंडरलाइन करने वाला हूं। द इंसेंटिव इज एट द हाफ द परसेंटेज द एक्सेस प्रोडक्शन ओवर द स्टैंडर्ड आवर्स बियर्स टू द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। देखिए भाई, रटने वाले बच्चे यहाँ पे बिल्कुल मुंह की खा सकते हैं। आपको इस लाइन को अच्छे से इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि एक्सेस प्रोडक्शन जितनी आप कर लेते हैं, ठीक है, अपने इस गिवन टाइम में, बियर्स टू का मतलब कहीं ना कहीं डिवाइड बाय होता है। तो एक्सेस प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय जो उस टाइम पे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हो सकती थी, उसका जो परसेंटेज आएगा, उसका आधा परसेंटेज इंसेंटिव के तौर पे देना है। प्रॉपर तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। ईच मैन इज पेड एन इंसेंटिव एट द रेट ऑफ दिस परसेंटेज ऑफ अ वेज रेट ऑफ 2 रुपीज पर आवर। तो जब बोनस मिलेगा, जैसे बोनस के लिए आपको पता है कि कहीं ना कहीं एक घंटे के रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वो 2 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई किया जाएगा। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल वर्कमैन्स आर्ली रेट एंड द बोनस रेट। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी वर्कर का आर्ली रेट पैसे देने का अलग भी होता है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि ए को 2.20 के हिसाब से और बी को 1.90 के हिसाब से है, तो ये कहना चाह रहा है बोनस के लिए 2 रुपए का रेट ही फॉलो किया जाएगा। इन अ वीक आवर्स वर्कड आर 500, एक्चुअल में 500 घंटे काम हुआ और टोटल प्रोडक्शन हुई 1,20,000। अब मैं, अगर मेरा काम एक तरीके से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से कहीं ना कहीं आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट पर आर की बात करें तो 200 पीस है। स्टैंडर्ड आउटपुट पर आर की बात करें तो 200 पीस है। तो जाहिर सी बात है कि 500 घंटे के टाइम में कितने पीस बन सकते थे। 500 इंटू 200 करूंगा तो आई गेस ये 1,00,000 आएगा। 500 घंटे में 1,00,000 यूनिट्स बन सकते थे। इस 1,00,000 यूनिट्स को तुम क्वेश्चन की भाषा में तुम ये बोलोगे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। अच्छा, अब एक्चुअल प्रोडक्शन की अगर बात करें, एक्चुअल में जितने पीसेस जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं, सो एक्चुअल प्रोडक्शन साफ साफ दे रखी है 1,20,000। तो जाहिर सी बात है एक्सेस प्रोडक्शन कितनी हो गई भाई, एक्स्ट्रा कितने बना लिए, ज्यादा कितने बना लिए, 20,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाए। 20,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाए और ये एक्सेस प्रोडक्शन के हिसाब से ही कहीं ना कहीं आपका बोनस का रेट जो है वो निकलने वाला है। आपने ये सब चीज नोट कर ली। सो नाउ आई एम मूविंग ऑन टू माय व्हाइट बोर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 21 में मैं बोनस का रेट निकालने की कोशिश कर रहा हूं। वो बोल रहा है हाफ करना है। किसका हाफ करना है, एक्सेस प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय बियर्स टू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करके जो रेट आएगा, उस जो भी आएगा उसका हाफ एक तरीके से बोनस रेट हम कहेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो 20,000 डिवाइड बाय 1,20,000, ये जो आया है इसका अगर मैं हाफ कर दूं तो बेसिकली हाफ करके मेरा ये आंसर आ रहा है 8.333%। एग्जैक्ट अगर लेके चले तो ये बोनस का रेट है। भाई आप लोग समझ रहे हैं ना, यहाँ पर क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी थी। वही जो बच्चे सिर्फ एक मैनेजमेंट गुरु का नाम याद करके जा रहे हैं, भाई रोवन आएगा तो ये कर दूंगा, हल से आएगा तो ये कर दूंगा, तो ऐसे केस में आप फंस सकते हैं। ऐसे केस में आप फंस सकते हैं। अब देखिए
कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चन के हिसाब से पहले तो उसने बोला कि टोटल बोनस एक हफ्ते का क्या कहते हैं वो मेरे पूरी टीम को एक तरीके से कितना मिलना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पर अगर देखूं टोटल बोनस, टोटल बोनस तो क्या कहते हैं मेरे हिसाब से 8.333% ऑफ ₹2 पर आवर, ऑफ ₹2 पर आवर, और साथ में जितने घंटे हमने काम किया यानी 500 घंटे अगर मैं इसको करके देखूं तो बेसिकली 2 इंटू 8 एक सेकेंड सर, यहाँ पे आपका 8.333% आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, 2.8.33333% इंटू 500 की अगर बात हो रही है, एक सेकेंड, हमने बोनस का रेट जो है क्या वो ठीक निकाला है? एक मिनट, एक्सेस प्रोडक्शन ओवर द स्टैंडर्ड, यार सॉरी सॉरी, यहां पर मैंने गलती कर दी। यहां पर यह लिखा हुआ था कि जो हमारी क्वेश्चन में बोनस के लिए जो लाइन लिखी हुई थी वो ये लिखी हुई थी कि एक्सेस प्रोडक्शन बियर्स टू, एक्सेस प्रोडक्शन बियर्स टू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। मैंने गलती ये कर दी कि मैंने एक्सेस प्रोडक्शन बियर्स टू एक्चुअल प्रोडक्शन कर दी। ठीक है, ये एक छोटी सी गलती जो है वो यहाँ पर हो गई है, तो इसको हम ठीक कर देते हैं। तो हमारा बोनस का बेसिकली रेट जो है वो गलत आया था, तो हमारी बाकी की चीजें भी गलत हो गई होंगी। सो बेसिकली यहाँ पर होना ये चाहिए था हाफ ऑफ, हाफ ऑफ, एक तरीके से एक्सेस प्रोडक्शन तो मेरी 20,000 थी, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मेरी 1,00,000 थी, 1,00,000 थी, तो इसका जो परसेंटेज आएगा उसका हाफ करना है। तो बेसिकली 20,000 बाय 1,00,000 तो 20% हो गया, 20% का हाफ सीधा सीधा, अब देखो ना थोड़ा फ्लैट रेट आ रहा है, थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, 10% आ गया। सो बेसिकली अगर मैं टोटल बोनस अगर अब देखूं, टोटल बोनस अगर हम देखें अब, सो बेसिकली यहाँ पे हमारा ₹2 पर आवर का रेट है, जिसका 10% बेसिकली हो जाएगा बोले तो 0.2 और इंटू 500 आवर्स अगर हम करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर एक सेकेंड सर, यहाँ पे आपका 0.2 इंटू 500 आई गेस ₹100 आएगा। तो बेसिकली जो मेरा टोटल बोनस आ रहा है पूरी टीम का मिला के एक हफ्ते का, वो ₹100 आ रहा है, जो कि आपकी बुक में दे रखा है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन में बोला है कि टोटल अर्निंग्स हम निकालें अपने दोनों वर्कर्स की, एक ए वर्कर की और दूसरा बी वर्कर की। ए वर्कर ने कितने घंटे काम किया और उनके 1 घंटे का रेट दे रखा है। तो बेसिकली नॉर्मल वेजेस तो मेरे को अपने वर्कर्स को पहले क्या कहते हैं नॉर्मल तरीके से देने चाहिए, यानी जितने घंटे उन्होंने काम किया और इंटू 1 घंटे का रेट। तो ए ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए ने 44 आवर्स काम किया है और 2.20 का भाई साहब का रेट है। तो 44 इंटू 2.20 अगर मैं करूं, 44 इंटू 2.20, एक सेकेंड सर, इंटू 2.20, 96.8 तो मेरे वर्कर ए का बेसिक वेजेस हो जाएगा। और अगर ऐसी वर्कर बी की अगर हम बात करें तो वर्कर बी ने 48 आवर्स काम किया है और 1.90 का रेट है इनका। 48 इंटू 1.90, 91.2, 91.2। और जाहिर सी बात है इनको बोनस भी मिलेगा। इनको भाई जब पूरी टीम ऊपर बोनस की हकदार है, 10% बोनस, यानी एक तरीके से वो ₹2 का 10%, 0.2 इंटू जितने घंटे इनके हैं, मतलब एक तरीके से पहले पूरी टीम का टोटल बोनस था, अब वर्कर ए और बी का, उन्हीं में से तो वर्कर ए और बी हैं। तो मतलब अगर मैं यहां देखूं तो बेसिकली 0.2 इंटू 44 के हिसाब से यहां पर जो बोनस है दैट शुड बी 8.8। और यहां पर अगर देखें तो वही 2 का 10% यानी 0.2 इंटू इनके आवर्स बोले तो 48। सो 0.2 इंटू 48 के हिसाब से यहां पर इनका जो बोनस हो जाएगा दैट वुड बी 9.6। टोटल अर्निंग्स देख लेते हैं, आई होप हमारा आंसर ठीक आए। सो 9.6 और 91.2, वर्कर बी का जो आंसर है वो तो मेरा आ रहा है 100.8, 100.8। और वर्कर ए की बात करूं तो 96.8 प्लस 8.8, ये निकल कर आ रहा है सर 105.6। एक सेकेंड,
105.6। क्या हमारा आंसर ठीक है? क्या हमारा आंसर ठीक है? बिल्कुल ठीक है भाई, 105.6 और 100.8। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन से काफी अच्छी रिवीजन जो है वो यहाँ पर आप लोगों की हो रही है। ठीक है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स गिवन है। नाउ एक तरीके से सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर बिग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, और इतनी बड़ी, इतनी बिग भी नहीं है कहीं ना कहीं। इन अ फैक्ट्री बोनस सिस्टम, bonus hours are credited to the employees in the proportion of time taken which time saved based to time allowed। पता है ये जो लाइन एक तरीके से यहाँ पर है, मैं इसको अंडरलाइन कर दूं यहाँ पर आपके लिए, कि proportion of time taken which time saved based to time allowed। ये लाइन से पढ़ के ना बिल्कुल एग्जैक्टली वो वाला फॉर्मूला लग रहा है जो कि रोवन ने सजेस्ट किया है हमें। अब पता है इस पूरे क्वेश्चन में रोवन का नाम कहीं ना कहीं नहीं है, लेकिन तब भी ये बात देखी जा सकती है। ठीक है, तो वही वाले बच्चे की जो सिर्फ एक नाम का इंतजार कर रहे हैं कि पेपर में ये नाम आएगा और मैं जल्दी से फॉर्मूला लगा दूंगा, तो हो सकता है कि नाम ना भी हो लेकिन तब भी वही काम हो रहा हो। तो कॉस्टिंग में आपको इंस्ट्रक्शंस तो बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। Now jobs are carried forward from one week to another. No overtime is worked and payment is made on full for all units and including those subsequently rejected। ये और एक बात इसने बढ़िया बोल दी। जैसे मैं क्वेश्चन में देख रहा हूँ कि कुछ यूनिट्स बन रही हैं और कुछ यूनिट्स रिजेक्ट भी हो रही है। कह रहे रिजेक्ट हो कुछ भी हो, ठीक है, हमें पेमेंट सारी यूनिट्स के लिए हम करते हैं, तो ये कंपैरेटिवली इजी हो गया। निकालना क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फॉर ईच एम्प्लॉय the bonus hours and the amount of bonus earned, the total wages cost and the wages of each good unit produced। बस लास्ट पार्ट में गुड यूनिट्स यानी जो सही यूनिट्स बने उनके हिसाब से करना है। द बोनस आवर्स एंड द अमाउंट ऑफ बोनस अर्नड, ए बी सी तीनों के लिए करने हैं। अब जो बोनस आवर्स हैं वो तो फिर ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट होंगे, टाइम टेकन अपॉन टाइम सेव्ड इनटू, या सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, बेसिकली यही होता है, टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड कह लो। तो रोवन वाला ही कहीं ना कहीं यहाँ पर काम जो है फॉलो हो रहा है। तो आई एम गोइंग टू माय व्हाइट बोर्ड। सो व्हाइट बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हम कर रहे हैं। एंड देयर आर 3 वर्कर्स ए बी सी, यही नाम है ना यार? हाँ जी, ए बी एंड सी। चलिए, अब कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं काम कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इनका टाइम टेकन, टाइम टेकन, और क्योंकि जो जहां तक दिया होता है, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इन्होंने जो काम किया है वो दे रखा है सीधा सीधा। ए ने 52 आवर्स काम किया है, 52 आवर्स काम किया है। बी ने 75 आवर्स काम किया है, 75 आवर्स। सी ने काम किया है 48 आवर्स, सी ने काम किया है 48 आवर्स। एंड स्टैंडर्ड टाइम अगर देखें, स्टैंडर्ड टाइम की ये जो काम है ये कितने टाइम में हो जाना चाहिए था। सो बेसिकली यहां पर गिवन है टाइम अलाउड फॉर 100 यूनिट्स। एक काम करता हूं, इससे पहले ना मैं इनके एक्चुअल आउटपुट लिखना चाहता हूँ, एक्चुअल टोटल आउटपुट, मतलब जिसके बाद कुछ रिजेक्ट भी हुए हैं वैसे तो। ए ने बनाए हैं सर 2500 यूनिट्स, 2500 यूनिट्स। बी के हैं 2200 यूनिट्स, 2200 यूनिट्स। एंड सी के हैं 3600 यूनिट्स, सी के 3600 यूनिट्स। तो सबसे पहले तो मैं लेना चाहता हूं स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी इस आउटपुट को बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था। ठीक है, नाउ अलग अलग है वैसे। ए का लिखा है कि 2 घंटे 36 मिनट। आप देखें 2 घंटे 36 मिनट, जिसका मतलब एक तरीके से 156 मिनट्स होता है। 156 मिनट्स इज फॉर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स। जो टाइम है ये 100 यूनिट्स के लिए। 156 मिनट में 100 यूनिट्स बनते हैं, तो 2500 यूनिट्स कितने में बन जाएंगे? एक तरीके से 156 मिनट में 100 यूनिट बनते हैं, तो अब या तो आप 156 डिवाइड बाय 25 कर लें सीधा, या आप 156 डिवाइड बाय 100 करेंगे इंटू 2500 करेंगे, घूम फिर के बाद जो है सेम हो जाएगी। तो बेसिकली 156 इंटू 25, तो सर ये 3900 मिनट्स आएगा, 3900 मिनट्स आएगा, जिसको अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट करके बोलूं तो आई विल से दिस है 65 आवर्स, 65 आवर्स। और देखो 65 घंटे का काम है जो इसने 52 घंटे में कर लिया, तो हम ये देख सकते हैं कि इसने जो टाइम बचाया है
वो 13 घंटे बचाया है। और हमसे कहीं ना कहीं सबसे पहले जो है बोनस आवर्स पूछे गए थे, तो बोनस जो है वो टाइम सेव्ड के हिसाब से मिलता है, तो कहीं ना कहीं टाइम सेव्ड पूछा गया था, तो वो मैंने निकाल के दे दिया ए का 13 आवर्स, जो कि मेरे आंसर से मैच हो रहा है। अगर मैं बी के लिए ये चीज देखूं, बी का जो स्टैंडर्ड टाइम का हिसाब है वो हमें सीधा लिखा है कि 3 घंटे में 100 यूनिट। 3 घंटे में, ये याद रखना कि जो टाइम गिवन है ये 100 यूनिट्स के लिए है। अब इसने बनाए 2200 यूनिट्स, तो 3 × 2200 के हिसाब से मैं देख लेता हूं। 3 × 2200 के हिसाब से मैं देख लेता हूं सर। एक सेकेंड, 22, यहां पर सर इसने, इसका जो स्टैंडर्ड टाइम आ रहा है ना वो 66 आवर्स आ रहा है, और कहीं ना कहीं इसने ये काम 75 आवर्स में किया है, तो इसको तो बोनस कतई नहीं मिलना चाहिए। ये कोई टाइम नहीं बचा रहा, नील ही दे रखा है हमारी किताब में, नील दे रखा है, इसको कुछ नहीं बनता। अगर मैं बात करूं वर्कर सी की, तो 1 hour 30 minutes, यानी कहीं ना कहीं 1.5 घंटा फॉर 100 यूनिट्स। 1 hour 30 minutes का मतलब 1.5 घंटा होता है। नाउ 1.5 घंटा फॉर 100 यूनिट्स, 1.5 घंटा अगर 100 यूनिट्स के लिए दे रखा है, तो यहाँ पे हमारे सी साहब ने बनाए हैं 36, तो 54 आवर्स इनके बनते हैं। 54 आवर्स में काम होना चाहिए था, और इन्होंने यही काम 48 आवर्स में कर लिया, यानी कहीं ना कहीं इन्होंने 6 आवर्स जो है वो सेव करे हैं, और हमारे बोनस आवर्स में 6 जो है वो बिल्कुल दे रखा है। तो बोनस आवर्स जो है वो तो हमारे आ गए हैं। बोनस आवर्स के बाद हम लोगों से पूछा गया है कि बोनस का हम अर्नड का अमाउंट भी निकालें। तो बोनस एग्जैक्टली जो यहाँ पे निकालना है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन, वो इस तरीके से निकालना होगा कि टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड, एक सेकेंड में दोबारा देख लूं उसको, टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड। ठीक है, जो एक तरीके से एक मैं कहूंगा रोवन का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन रोवन वाला ही तरीका जो है वो यहाँ पर फॉलो किया गया है। टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड, ठीक है, इनटू टाइम टेकन के तरीके से, इनटू टाइम टेकन के तरीके से यहाँ पर बोनस जो है वो निकलने वाले हैं। तो अगर मैं ए वर्कर की बात करूं, तो यहाँ पे टाइम सेव्ड है 13 आवर्स, टाइम अलाउड वॉज 65 एंड टाइम टेकन वॉज 52। तो यहाँ पे जो इसके क्या बोलते हैं, जो टाइम बना एक तरीके से, दिस इज 13 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 52 इंटू 1 घंटे का वेज रेट करना पड़ेगा। तो 1 घंटे का जो वेज रेट जो गिवन है, दैट इज गिवन एज 25 पैसा, दैट इज गिवन एज 25 पैसा। तो इंटू 0.25 हम और कर लें, तो बोनस जो यहाँ पर आ रहा है इन द केस ऑफ वर्कर ए, इन द केस ऑफ वर्कर ए, वो हमारा आ रहा है 2.6, 2.6 क्या ये भी हमारे आंसर में दिया, बिल्कुल दिया सर, 2.6 बिल्कुल ठीक है। बी तो बोनस का हकदार है ही नहीं, क्योंकि वो समय बचा ही नहीं रहा। सी की अगर मैं बात करूं, तो वो 6 आवर्स इन्होंने बचाए हैं। 6 डिवाइड बाय 54 इंटू 48 इंटू 0.25 के हिसाब से हमने देखना है। तो 6 डिवाइड बाय 54 इंटू 48 इंटू 0.25, तो सर यहाँ पर जो बोनस इनका बन रहा है, दिस इज बीइंग 1.33, 1. एक सेकेंड, आंसर तो शायद 1.6 दिया है, पर दोबारा देख लें। 6 डिवाइड बाय 54 इंटू 48, रेट रेट अलग तो नहीं है इनका, ओहो अच्छा रेट अलग है 0.35, मैंने गलती से 0.25 ही लिख दिया, ये फर्क हो सकता है। 6 डिवाइड बाय 54 इंटू 48 इंटू 0.30 का रेट है, हाँ जी 0.30 का रेट है। तो दोबारा एक बार सॉल्व कर लेते हैं, इंटू 0.30 का रेट है सर, 1.6 एग्जैक्टली आ रहा है, जो कि हमारी बुक में भी दे रखा है, तो बहुत बहुत मुबारक। टोटल वेजेस की बात पूछी जा रही है। अब मैं इसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हुए, बोनस तो हमने लिख लिया, इनके नॉर्मल वेजेस भी लिख लेते हैं। अब नॉर्मल वेजेस जो है वो कैसे होते हैं, वो तो भैया जितने घंटे काम किया इंटू 1 घंटे का रेट। देखिए अब नॉर्मल वेजेस टाइम के हिसाब से निकालने हैं या पीस के हिसाब से निकालने हैं, ये फैसला इसी हिसाब से होगा कि क्वेश्चन का डेटा टाइम, जो वेज रेट है वो पीस रेट दे रखा है या पर आवर के बेस पे दे रखा है। तो अब यहाँ पर इन्होंने ए ने 52 आवर्स काम किया, और इनका 0.25 का इनका पैसे देने का इनका रेट है। तो बेसिकली 52 इंटू 0.25 के हिसाब से
एक सेकेंड सर, 52 इंटू 0.25 के हिसाब से देखा जाए तो 13 रुपए जो है वो इनके नॉर्मल वेजेस कहीं ना कहीं बनते हैं। तो अगर मैं टोटल वेजेस की बात करूं, तो 13 और 2.6 मिला के इनके टोटल वेजेस 15.6 हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक आंसर दे रखा है, टोटल वेजेस कॉस्ट। बी में देखा जाए तो बोनस तो था ही नहीं, नॉर्मल तनख्वाह ही बनती है इनकी। इन्होंने सर 75 आवर्स काम किया और इनका जो 1 घंटे का रेट क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 0.40। पता है, जो लोग कम मतलब बोनस के हकदार नहीं होते, जो लोग ज्यादा समय लगाते हैं काम करने में, उनकी टोटलिटी में तो आप देखेंगे कि बोनस काफी अच्छा होता है, लेकिन वही टोटलिटी में वो अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप उनको पर आवर देखें तो उनका जो अमाउंट, उनका जो बनता है, उनकी जो अर्निंग बनती है वो इतनी बढ़िया नहीं होती। ठीक है। सी वर्कर की बात करूं तो बोनस 1.6 मिल चुका है और नॉर्मल वेजेस जो होंगे वो 48 इंटू 0.40 के हिसाब से होंगे। सो बेसिकली 48 इंटू 0.40 के हिसाब से द नॉर्मल वेजेस इज कमिंग टू बी 19.2। अगर टोटल देखूं तो 20.8 टोटल वेज कॉस्ट जो हो गई वो 20.8 हो गई। यार ये 16 ही क्यों दे रखी है? एक सेकंड, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी? एक्चुअल आवर्स 48 हैं और इनका, ओहो सॉरी माफी चाहूंगा भाई, दुर्घटना हो गई थोड़ी सी। इनका रेट 0.30 है, मैंने 0.40 बी वाला ही रेट लिख दिया। तो 48 इंटू 0.30 के हिसाब से इनके नॉर्मल वेजेस होंगे। तो नॉर्मल वेजेस वुड बी 14.4। सो 14.4 और 1.6 देखेंगे तो अब एग्जैक्टली 16 आ रहा है। बहुत बढ़िया। अब बेसिकली लास्ट पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूं, अभी तक हमारा सारा काम ठीक है। लास्ट में हमें बोला गया कि वेजेस हम निकालें ऑफ ईच गुड यूनिट प्रोड्यूस, यानी सीधी सी बात है एक सही यूनिट की पर यूनिट कर दें। तो जितने यूनिट्स बने, जैसे ए के केस में क्या है, 2500 में से 100 खराब हुए तो 2400 बने। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं तो आपने जो वेजेस का अमाउंट निकाला है उसको आप 2400, यहां पर जितने सही बने होंगे 2160 सही बने, यहां पर 3200 सही बने, आप गुड यूनिट से डिवाइड कर दें, आपका आंसर एक तरीके से आ गया। कॉस्टिंग कतई एक मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा, मेरे पास जगह कम है तो मैं साइड में लिख रहा हूं। अगर मैं वेज कॉस्ट पर गुड यूनिट ऐसे लिखूं मैं, तो ए के केस में ये हो गया एक तरीके से 15.6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सही यूनिट्स कितने बन रहे हैं भाई, 2500 टोटल बन रहे थे, जिसमें से 100 जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। 100 जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं, तो सही यूनिट्स बन रहे हैं 2400। 15.6 डिवाइडेड बाय 2400 बन रहे हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, एक सेकेंड सर, 15.6 डिवाइडेड बाय 2400, तो ये आपका यहां पर आ रहा है 0.0065। बी के केस में अगर आप करेंगे तो दिस वुड बी 30 टू द होल डिवाइडेड बाय, यहां पर आपके कितने सही यूनिट्स बन रहे हैं, एक सेकेंड, यहां पर 2200 में से 40 खराब हो रहे हैं तो 2160 सही बन रहे हैं। तो 30 डिवाइडेड बाय 2160, तो यहां पर जो हमारी कॉस्ट पड़ रही है पर यूनिट वो पड़ रही है लगभग, एक सेकेंड सर, यहां पर हमारी कॉस्ट जो है पड़ रही है 0.013 मतलब लगभग 1 पैसा। मतलब आप देख रहे हैं कि बी के केस में हमारी कॉस्ट भी ज्यादा है, क्योंकि बी एक एफिशिएंट वर्कर नहीं है तो वो हमारी कॉस्ट भी ज्यादा लगवाता है। सी के केस में द वेज अमाउंट इज 16 और जो यूनिट्स हमारी सही बन रही हैं वो भी मैं देख लेता हूं। यहाँ पर टोटल यूनिट्स 3600 जिसमें 400 खराब हो रही हैं, तो सही यूनिट्स बन रही हैं 3200। तो बेसिकली 16 डिवाइडेड बाय 3200 करेंगे तो 0.005 के हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉस्ट आ रही है। और आप ये देख सकते हैं अगेन आपकी बुक में कि आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है अगेन वो भी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है। तो क्वेश्चन हमारा ये भी बहुत अच्छा है। और इसी के साथ क्विकली वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। और अगेन बहुत छोटा क्वेश्चन लग रहा है। इन अ फैक्ट्री बोनस टू वर्कमैन इज पेड अकॉर्डिंग टू यूजिंग द रोवन प्लान। अब चलो भाई, कहीं ना कहीं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कि इसने रोवन का नाम इस्तेमाल कर लिया। टाइम अलॉटेड फॉर अ जॉब, सर अलॉटेड वर्ड आल्सो मीन स्टैंडर्ड टाइम। देखिए तो वही
बच्चे जो एक पर्टिकुलर वर्ड को रट रहे हैं कि स्टैंडर्ड ही वर्ड होगा टाइम अलाउड को, क्योंकि देखिए मैंने बहुत ही मतलब कई मैं क्या बोलूं कि अलग अलग किस्म के डाउट्स देखे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो एक पर्टिकुलर वर्ड से ही क्वेश्चन को कहीं ना कहीं उन्होंने कनेक्ट कर रखा है, हर किसी का लेवल अलग अलग है, तो केस वाइज आप पढ़ाई जो है वो कॉस्टिंग में नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर काम के लिए 40 घंटे यहाँ पर अलाउड होते हैं। नॉर्मल वेज रेट जो है वो 1.25 पर आवर है। फैक्ट्री ओवरहेड के जो चार्जेस है 50 पैसे पर घंटे हैं। कहीं ना कहीं मैं खुद बोलता हूँ कि फैक्ट्री के ओवरहेड्स कहीं ना कहीं लेबर के आवर्स पे डिपेंड करते हैं कि जितने घंटे लेबर काम करती है उतने घंटे का हमारा बिजली पानी वाला खर्चा आता है। फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ अ वर्क ऑर्डर, अगेन क्वेश्चन बहुत आसान है। फैक्ट्री कॉस्ट 155.468, मटेरियल भी दे दिया इसने, तो बल्कि मेरी बुक में तो क्वेश्चन है इसमें मटेरियल भी नहीं दिया और लेबर भी नहीं दिया। ठीक है, वी नीड टू कैलकुलेट द आवर्स ऑफ टाइम टेकन बाय द वर्कमैन। इस पूरे क्वेश्चन में मेरे वर्कर ने कितना टाइम में काम खत्म किया ये नहीं दे रखा। अब ये नहीं दे रखा तो हम चाहे तो उसको एक्स लेकर अपना प्रोसीड कर सकते हैं। तो आई एम मूविंग ऑन टू माई व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। तो यहां पर अगर आप देखें एक छोटी सी मैं स्टेटमेंट जिसे ड्रॉ कर रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट मैं इसको कह देता हूं। सो बेसिकली अगर कॉस्ट शीट आप लोगों ने बहुत ही भली भांति पढ़ रखी है, किसी भी काम में सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट आती है और मटेरियल कॉस्ट यहाँ पर हमें दे रखी है 100 रुपए की। चलिए, लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट हमारे पास नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमें को लेबर का रेट वेट तो पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे लेबर ने कितने घंटे में काम खत्म किया। तो ये लेबर कॉस्ट के बारे में अभी वर्किंग नोट में बात होगी। इसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये भी मैं अभी फिलहाल नहीं लिख सकता। मेरे को अभी सिर्फ ओवरहेड्स का रेट पता है 50 रुपए पर घंटा, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि मेरे लेबर ने कितने घंटे में काम किया। अच्छा, और इसके अलावा मेरे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है। मेरे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं अमाउंट क्वेश्चन ने दिया है, एंड दैट इज बीइंग गिवन आउट एज 155.468। 155.468, पता है इसका मतलब लेबर और मेरे ओवरहेड्स 55.468 होंगे, जिसको मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं, जिसको आप कन्वर्जन कॉस्ट कह सकते हैं। नाउ एक काम करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 की शुरुआत, वर्किंग नोट नंबर 1। और बचपन से मैं ये हमेशा से ऐसे कहता आ रहा हूं कि जो भी चीज हमें नहीं पता तो क्या टेंशन है, उसे एक्स ले लो। सो लेट द एक्चुअल टाइम टेकन, लेट द एक्चुअल टाइम टेकन बी एक्स आवर्स। एक्चुअल में एक्स आवर्स में काम किया, तो अगर मैं नॉर्मल वेजेस अपने लिखूंगा तो नॉर्मल वेजेस में लिखूंगा एक्स इंटू 1 घंटे का रेट। 1 घंटे का रेट हमें दे रखा है गैस 1.25, तो बेसिकली 1.25 एक्स। अगर हम बोनस की बात करें, सो बोनस बेसिकली क्या बोलते हैं रोवन साहब के हिसाब से है। तो यहां पर काम करने के लिए 40 घंटे दिए गए थे, एक्चुअल में टाइम लिया है एक्स। सो टाइम सेव्ड मेरा हो गया, भाई फॉर्मूला याद है ना, टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन। टाइम सेव्ड हो गया 40 माइनस एक्स, टाइम अलाउड तो 40 था और टाइम टेकन एक्स। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, कोई टेंशन तो नहीं है। 40 माइनस एक्स, भाई वो फॉर्मूला मैं दोबारा लिख दूं बच्चों की सुविधा के लिए, टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन। ये वाला काम किया गया, ये वाला काम जो है वो किया गया है हमारा। सो एक्स हमने टाइम टेकन लिया था, तो 40 माइनस एक्स टाइम सेव्ड हो गया, 40 टाइम अलाउड है, इनटू 1 घंटे का वेज रेट और होगा बोले तो 1.25 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब अगर मैं इसको हम क्या कहते हैं फर्दर सॉल्व करके अगर मैं इसको लिखूं तो दिस वुड बी, एक सेकंड मेरे को ना इसको प्रॉपर तरीके से मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ। 40 माइनस एक्स, ये तो आप डाल दो ब्रैकेट में, 40 माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 40, डिवाइडेड बाय 40, ठीक है, इंटू एक्स इंटू 1.25, तो सीधा इंटू 1.25 एक्स ही लिख देते हैं। ठीक है, ये टोटल मिला के हमारी कहीं ना कहीं लेबर कॉस्ट आएगी। और जब मैं इसको टोटल करूंगा तो मैं काम और कर सकता हूं कि मैं 1.25 को कॉमन ले सकता हूं। मैं इसको जब टोटल करूंगा तो मैं इसको टोटल करने के लिए ऐसे भी लिख सकता हूं कहीं ना कहीं कि यार एक काम मैं और कर रहा हूं, ले तो लेबर कॉस्ट होगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स को भी अगर मैं साथ में लिखूं तो फैक्ट्री ओवरहेड्स वुड बी 0.50x,
0.50x, तो ये तीनों ऐड होगा तो एक तरीके से मेरी टोटल कन्वर्जन कॉस्ट, चलो काम आ जाएगा मेरा कहना, टोटल कन्वर्जन कॉस्ट जिसको मैं 55.468 लिख रहा हूं। आएगा सबको समझ में आ रहा है ना कि 55.468 कहां से आया, ठीक है ना। फैक्ट्री कॉस्ट में से मटेरियल हटा दिया एक तरीके से। नाउ आई वुड राइट डाउन इट एज कि 1.25x प्लस 1.25x ब्रैकेट में 40 माइनस x, ठीक है, इसके डिवीजन में 40 लिख रहा हूं, ठीक है ना। मैं इसको एक हॉरिजॉन्टली तरीके से आपको एक इक्वेशन के तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इक्वल टू 0.50x, और इन सब का टोटल जो है वो हमारा एक अमाउंट है 55.468। नाउ यू हैव टू सॉल्व x। अब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि या तो मैं देखिए, अगर आप x स्क्वायर की भाषा में चले गए तो आप फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैं कहीं ना कहीं 0.25x को अगर मैं कॉमन ले लूं, 0.25x को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये 0.25 इंटू 5 जो है 1.25 होगा, 5 आएगा यहाँ पर, प्लस अगेन 0.5 ब्रैकेट में, ठीक है, ये 40 माइनस x अपॉन 40, ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 55.468। सर क्या आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ, बहुत कंफ्यूज तो नहीं हो गए? कई बच्चों का कहना है कि x के x जैसे ही आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई 0.25x कॉमन ले लिया, 0.25 इंटू 5 इज ऑब्वियसली 1.25, अगेन यहाँ पे भी 1.25 था, ये सॉरी 0.5 नहीं है 5 होगा, ये 5 होगा, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ गलत लिख दिया, तो मैं इस 0.5 को काट के दोबारा से यहाँ 5 लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ। 5 आपको समझ में आ रहा है ना, 5 क्यों, 0.25 इंटू 5 इज 1.25, फिर वही बाकी का 40 माइनस x अपॉन 40 लिख दिया, प्लस नाउ 0.25 इंटू 2 इज 0.50, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं 2 आ गया। मैं एक बार वेरीफाई भी कर लूं कि 0.25 इंटू 2, 0.25 इंटू 2 इज 0.5, बिल्कुल ठीक तो लिखा है मैंने, क्या गलती है। और ऐसी 0.25 इंटू 5 जो है 1.25, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करें तो एक तो ये है कि मैं इंटरनल पार्ट में हमें 40 को एक तरीके से एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं से यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो 0.25x हमारा ब्रैकेट के बाहर था वो तो रहेगा। देन आई एम टेकिंग 40 एन एलसीएम, ये याद है ना बचपन की टेक्निक एलसीएम लेने वाली, 40 को मैं एलसीएम ले रहा हूँ। सो 40 इंटू 5 यहाँ पर 200 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर सेम रहेगा 5 इंटू 40 माइनस एक्स, 5 इंटू 40 माइनस एक्स, जिसका मैं ब्रैकेट ओपन भी कर सकता था वैसे तो, और अगेन 40 इंटू 2 जो है वो यहाँ पर 80 हो जाएगा। और एक तरीके से यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट में, यहाँ पर इस पूरे क्या कहते हैं इसके डिनोमिनेटर में 40 मेरा एलसीएम के तौर पे आ गया, इक्वल टू अगेन 55.468। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं 40 को यहां ले जा सकता हूं और इसका इंटरनल पार्ट ओपन कर सकता हूं। सो 0.25x इंटू, ये अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं, मैं कौन से ब्रैकेट की बात कर रहा हूं, इस वाले की, 5 इंटू 40 माइनस एक्स, तो ये आपका यहाँ पे 200 प्लस 5 इंटू 40, 200 माइनस 5x, ठीक है ना, माइनस 5x प्लस 80, और ये 40 को मैं उधर लेके जा रहा हूं, तो 55.468 इंटू 40 हो जाएगा, इंटू 40 हो जाएगा, तो दिस वुड बी 2218.72। थोड़ी कैलकुलेशन मुझे लग रहा है कॉम्प्लेक्स हो गई, लेकिन सॉल्व कर सकते हैं हम, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक तरीके से 0.25x इंटू 200 प्लस 200 400, 480 माइनस 5x इक्वल टू 2218.72। यहाँ पर सर थोड़ा सा हम हल्का सा फंस रहे हैं क्योंकि x जो है वो 2 आ रहे हैं। दोस्तों यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, हमने कोई काम, मैं बार बार थोड़े से एक असमंजस में था कि हम यहाँ पर तक कुछ गलत तो नहीं जा रहे। एक्चुअली जनरल क्वेश्चंस जो हैं उनमें आपको सही बताऊं, ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक्स स्क्वायर की रूप में हम आ जाएं।
एक्स और एक्स कहीं ना कहीं आपस में कट जाते हैं, क्योंकि अगर आप एक्स स्क्वायर में आ जाएंगे तो आपको बचपन की मैथ्स में जाना पड़ेगा, एंड इट इज जनरली नॉट कॉमन। मैंने ऐसा नहीं देखा, ना सीए के एग्जाम्स में कहीं पर भी नहीं देखा मैंने अपनी पूरे करियर में, कि आपको कॉस्टिंग के बीच में वो एक बहुत ज्यादा वो एक्स स्क्वायर और वो सब सॉल्व करने में जाना पड़े। बेसिक तो होता है, मैं मानता हूं। अब यहां पर आप देखिए, हमने कुछ गलत नहीं किया। मैं जैसे इसको मैं यहां तक था 0.25x डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 480 माइनस 5x। इसको अगर मैं फर्दर मल्टीप्लाई करूंगा तो बेसिकली 0.25, एक सेकेंड सर, यहाँ पे आपका क्या कहते हैं 0.25 इंटू 480 अगर आप करोगे तो दिस वुड बी 120x, ठीक है ना। दिस वुड बी 120x माइनस 0.25 और 1.25x स्क्वायर, 1.25x ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1.25 इंटू 5x हो रहा है। ये स्क्वायर जो है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा 2 जो है वो बना देता हूँ, ठीक है सर। ये 2 है, ये स्क्वायर है, प्लीज थोड़ा सा माफ करना मेरे को, थोड़ा गलत तरीके से बन रहा। मैक्सिमम दोबारा बनाता हूँ इसको। ये लीजिए सर, स्क्वायर कोशिश तो मैंने करी है। देन इसको हम -2218.72 इक्वल टू 0। सर मेरे ख्याल से काफी बच्चों को ये ध्यान आ रहा होगा कि मैथ्स में ये होता था, ठीक है। और मैथ्स के ज्यादा विद्वान मैं तो नहीं हूं, ठीक है। और इसमें क्योंकि ये आरएचएस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गए, तो बेसिकली साइन चेंज होते हैं। 12.5x स्क्वायर एक तरीके से दोबारा हो गया, 1.25x स्क्वायर हो गया, ठीक है। दिस इज प्लस 1.20x प्लस 2218.72 इक्वल टू 0। ये अगर आपको याद हो तो इस टाइप की इक्वेशन जो होती थी, इसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac करके मैथ्स के 2 आंसर आते थे, ठीक है। अब ये दिस इज वेरी एबनॉर्मल। मैं कहीं ना कहीं 99.9% हूं कि ऐसा केस, ऐसा इंस्टांस आपके पेपर में नहीं हो सकता। मैंने आज तक नहीं देखा जहां पर आपको ऐसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम में फंसना पड़े, ठीक है। इस सेम टाइप का क्वेश्चन आपके सीएमए के इलस्ट्रेशन में भी है, ठीक है, जिसको उन्होंने सॉल्व करके ऑब्वियसली वो बचपन मैथ्स वाले तरीके से सॉल्व करके दिखा रखा है। लेकिन मैं आपको ये कहीं ना कहीं मतलब मैं इसमें थोड़ी श्योरिटी दूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता। बाकी मैं आपको बता दूं ये कैसे होता है। एक तो आप इस एक्स स्क्वायर की भाषा में इसको लाना है, तो कहीं ना कहीं पूरी इक्वेशन को मैं 1.25 से डिवाइड करूंगा, तो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को हम 1.25 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें ये एक्स स्क्वायर की भाषा में चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस ये एक बार आप 1.20 को 0.25 से और डिवाइड कर लें, एक सेकेंड सर। 1.20 को, एक सेकेंड, 1.20 डिवाइडेड बाय 0.25, ये डिवाइड बाय 1.25, सॉरी 1 यार ये सॉरी ये मैंने ना पॉइंट गलत डाल दिया, थोड़ी सी मेरे से भी मिस्टेक्स हो रही है यहाँ पर। ये 120 है, दिस इज नॉट 1.20, ठीक है। मैं इसको ठीक कर दूं, ये 1.20 नहीं है, ये 120 है, ठीक है जी। सो नाउ 120 डिवाइडेड बाय 1.25 अगर आप करेंगे तो दिस इज बिकमिंग 96x प्लस, ऑब्वियसली आप पूरी इक्वेशन को 1.25 से डिवाइड कर रहे हो, 2218.72 डिवाइड बाय 1.25, दिस इज कमिंग आउट एज 1774976, जिसको राउंड ऑफ करके 1775 लिखा जा सकता है। अब मैं आपको ये बचपन वाला मैथ्स की एक बात याद दिला दूं। बेसिकली ऐसी टाइप की इक्वेशन में यू आंसर 2 आते थे, 2 ऐसे वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स जिसमें बेसिकली आपको बताऊं जिनका एडिशन जो है इक्वल टू 96 होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपका 1775 के बराबर होना चाहिए। मैथ्स के विद्वान बच्चों को ये बात याद आ रही होगी, और नहीं भी याद आ रही तो अगर ऐसे केस में आप फंस जाएं तो सुनिए तो सही कि क्या सोचना। 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका एडिशन मिडल नंबर यानी 96x के बराबर आएगा, और मल्टीप्लिकेशन 1775 के बराबर आएगा। ऑब्वियसली ऐसे कहीं ना कहीं ढूंढना जो है वो थोड़े से आपके लिए मुश्किल होता है। आपको कॉमन फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं 1775 के लिए ढूंढूं, अब ये 1775 वर्ड है, सो कहीं ना कहीं ये 5 वाली फिगर से डिविजिबल होगा, तो आई एम ट्राइंग 25 बेसिक। तो 1775 डिवाइड बाय 25 अगर आप कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग 71। प्लीज आप भी करें,
1775 को अगर आप 25 से डिवाइड करेंगे, यू आर गेटिंग 71। और एक सेकंड एक बार ट्राई करें, 71 और 25, भाई बिल्कुल ठीक है यार, 71 और 25 96 भी आता है। सो बेसिकली दो वेरिएबल्स मिल रहे हैं 71 एंड 25। आप देख ले, इन दोनों का एडिशन 96 होता है और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1775 होता है। तो आंसर इन दोनों में से एक है। अब आंसर टाइम टेकन सर ऑब्वियसली कैन नॉट बी 71। व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली टाइम टेकन कैन नॉट बी मोर देन क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम ना। हमारा स्टैंडर्ड टाइम हमारे क्वेश्चन में 40 है, तो हमारा एक्चुअल टाइम स्टैंडर्ड टाइम से ऊपर कैसे हो सकता है? अगर हमारा एक्चुअल टाइम स्टैंडर्ड टाइम से ऊपर होगा तो फिर हम बोनस के हकदार ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो आ चुका है, टाइम टेकन वुड बी 25 आवर्स, जो कि असल में इनको चाहिए था। मैं आपको बता चुका हूं, थोड़ा हमें घूमना पड़ा, मैं भी घूम गया, लेकिन ऐसा पेपर में मैंने अपने 9 सालों में नहीं देखा, किसी बच्चे से ऐसी प्रॉब्लम नहीं सुनी। ये मैथमेटिकल पॉइंट है। हमारे पास भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं बच्चों को बताता हूं कि बेटा सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर तक मत पहुंचना, नहीं तो फंस जाओगे। और वहां पे एक्स और एक्स आपस में कट जाते हैं तो एक्स स्क्वायर नहीं आता, एक्स स्क्वायर नहीं आता। ये क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर आया, एक्स मैंने कोशिश करी लेकिन एक्स और एक्स नहीं कटे। उसको फिर इस तरीके से, अगर बाई चांस ऐसा होता है तो आपको ऐसे करना। तो अगर आप इस टेबल को अगर आप कहीं ना कहीं कंप्लीट करें तो आपकी जो क्या बोलते हैं जो लेबर कॉस्ट है वो तो नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस मिला के कहीं ना कहीं हो जाएगी। अब एक्स आपके पास आ गया। सो बेसिकली मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स तो 0.50 इंटू 25 यानी 12.5 हो जाएंगे। और अगर इस हिसाब से मैं अगर जल्दी के लिए बैलेंसिंग फिगर ही लेबर कॉस्ट देख लूं तो मेरा 155.68 was the factory cost, 12.5 was factory overheads and 100 is my material cost. तो 43.18 would be my labor cost. असल में आंसर ये चाहिए था कि हमारे टाइम टेकन लेबर आवर्स कितने हैं। तो हमारे टाइम टेकन लेबर आवर्स जो है वो यहाँ पर 25 आ रहे हैं। 25 कितने आ रहे हैं दोस्तों? 25 जो है वो हमारा टाइम टेकन जो है वो आ रहा है। तो यहां पर हम पहुंच चुके हैं। मैं अपनी बाप की बुक की तरफ लेके जा रहा हूं, आप देख सकते हैं आंसर इज 25। नाउ वी आर डन विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वी आर मूविंग ऑन टू फर्दर आर एमसीक्यू ट्रू एंड फॉल्स। तो मैं एमसीक्यू पे आ रहा हूं, जल्दी जल्दी हम इन्हें करेंगे। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा हमारा समय भी लग गया। क्वेश्चन नंबर 1, in which of the following incentive plan of payment wages on time basis are not guaranteed? कौन से प्लान में टाइम बेसिस के वेजेस गारंटेड नहीं है? यार हाल से रोवन भाई, मेरे हिसाब से तो आंसर जो है वो यहाँ पर आपका क्या कहते हैं टेलर सिस्टम बनता है, क्योंकि टेलर जो है वो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है। तो टाइम बेसिस के हिसाब से ऑब्वियसली यहाँ गारंटी बनती नहीं है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर मैं आ गया हूं। Under the high wage plan, a worker is paid at a time rate higher than the usual rate according to his efficiency at a double rate for overtime, normal wages plus bonus। यार ये हाई वेज प्लान ऑब्वियसली इस नाम से तो ये लग रहा है कि एक बंदे को नॉर्मल रेट से ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। तो मेरा वोट ए के पास है। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हाई वेज प्लान नाम को कोई प्लान नहीं होता, ये तो ऐसे तो नाम कुछ भी लिख दो। सो मेरे सबसे आंसर शुड बी ए। तो एक बार हमें देख लेना चाहिए, सेकंड का ए यहां पर लिखा जा रहा है। बिल्कुल सर ठीक है, सेकंड का ए है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, हमारा पिछला वाला भी सही था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आ रहे हैं। सो कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम अराइजिंग ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। हमारी अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल की ना होने की वजह से जो आइडल टाइम है उसका क्या होना चाहिए? इट शुड बी चार्ज टू कॉस्टिंग P&L, इट शुड बी चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, रिकवर्ड बाय इन्फ्लेटिंग द वेज रेट और इग्नोर्ड। मेरे हिसाब से आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, ये आपकी गलती है। और जो आपकी बिजनेस की गलती होती है दैट इज एबनॉर्मल लॉस, एंड एबनॉर्मल लॉस ऑलवेज गोज टू P&L, ऑलवेज गोज टू P&L। मैं आगे बढ़ूंगा अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। When overtime is required for meeting urgent orders, overtime premium should be charged to costing P&L, charged to overhead cost, charged to respective jobs। आंसर इसका होगा charged to respective jobs।
अर्जेंट ऑर्डर है, कौन अर्जेंसी कर रहा है? जॉब, कस्टमर कह रही है भाई साहब जल्दी काम करके दो, वो कह रही है, तो हम उसके अकाउंट में कहीं ना कहीं इसको चार्ज करेंगे। सो फोर्थ का हो गया चार्ज टू। मतलब बेसिकली हर टाइप का लॉस के सिंपल फंडे है। अगर वो नॉर्मल लॉस है तो कॉस्ट में ऐड होता है, ओवरहेड्स में जाता है। अब नॉर्मल लॉस है तो P&L में जाता है। कस्टमर की वजह से वो लॉस हुआ है तो कस्टमर के खाते में जाता है। तो यहाँ पे कोई दो राय नहीं है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, वेजेस शीट इज प्रिपेयर्ड बाय टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। कहीं ना कहीं पैसे देने की बात हो रही है तो मेरा कहीं ना कहीं मेरा जो रुझान है वो पेरोल डिपार्टमेंट की तरफ जा रहा है। पर्सनल डिपार्टमेंट भी हो सकता है, पर्सनल इज अ प्रॉपर इट्स अ मोर बेटर नेम देन पेरोल। इसका आंसर मैं चेक करना चाहूंगा बट आई वुड गो विद सी, पेरोल डिपार्टमेंट। फिफ्थ का सर बहुत बढ़िया, फिफ्थ का सी ही दे रखा है, सही है हम लोग। फिफ्थ का सी है, टाइम एंड मोशन स्टडी इज कंडक्टेड विद टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, पेरोल। आई गेस टाइम एंड मोशन स्टडी में देखा जाता है कितना टाइम में काम खत्म हो रहा है, क्या मूवमेंट में कितना समय बर्बाद हो रहा है। आई गेस सिक्स का ए होगा, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का ये काम होता है। सर एक दो तीन चार पांच छह ने डी दे रखा है यहाँ पर। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा ये अजीब है, मैं तो इसमें ए पे ही जाऊंगा कि कौन सा जॉब कितने टाइम में खत्म किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं आई गेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मुझे नहीं लगता है, मुझे आंसर ए ही लगता है इसका, कहीं ना कहीं मैं ए ही जाऊंगा, मुझे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गलत लग रहा है। लेबर टर्नओवर इज मेजर्ड बाय, लेबर टर्नओवर आपको याद हो तो टर्नओवर मींस होता है लेबर का आना जाना आपकी ऑर्गेनाइजेशन से। तो देयर आर थ्री मेथड्स, रिप्लेसमेंट, सेपरेशन एंड फ्लक्स। नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, डिवाइड डालना भूल गया यार ये। नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट डिवाइड बाय नंबर इन द बिगिनिंग प्लस नंबर एट द एंड। नंबर ऑफ वर्कर्स ज्वाइनिंग डिवाइड बाय नंबर्स। आई गेस इन सबसे तो मेरे को ए ठीक लग रहा है, ए ठीक लग रहा है क्योंकि बाकी दोनों में बात पूरी नहीं लिखी हुई। सेकंड में सिर्फ नंबर्स इन द बिगनिंग प्लस एट द एंड लिखा है, डिवाइड बाय टू भी तो कर भाई एवरेज करने के लिए। सो मुझे सेवंथ का ए लग रहा है एंड बिल्कुल ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर एट, आइडल टाइम, टाइम स्पेंट बाय वर्कर्स इन फैक्ट्री, टाइम स्पेंट बाय वर्कर्स इन ऑफिस, टाइम बाय वर्कर्स ऑफ देयर वर्क, टाइम स्पेंट बाय वर्कर्स ऑन देयर जॉब। सर आइडल टाइम उसको बोलते हैं कि जब पैसे वर्कर्स को दिए जा रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा, तो ऑफ देयर वर्क यानी पॉइंट नंबर सी जो है वो यहां पर लिया जाएगा। एट्थ का सी बिल्कुल ठीक है हमारा भाई। नाइन्थ क्वेश्चन, ओवर टाइम, ओवर टाइम इज actual hours being more than normal time, actual hours being more than standard time, standard hours being more than actual hours, actual hours being less than standard time। मुझे तो ये लग रहा है actual hours being more than normal time में शायद वर्ड बोलूंगा कि जितना नॉर्मली हमारे वर्किंग वीक है उससे ज्यादा काम करने को ओवर टाइम बोलेंगे। तो नाइन्थ का ए, नाइन्थ का ए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, नाइन्थ का ए है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, नाइन्थ का ए है। ठीक है ना। वैसे पता नॉर्मल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम मुझे लग रहा था कि एक ही शब्द है, बट नॉर्मल टाइम इज डिनोटिंग मोर की जितना हमारा नॉर्मल वर्किंग वीक है। टाइम कीपिंग रेफर्स टू टाइम स्पेंट बाय वर्कर्स इन देयर जॉब, टाइम स्पेंट बाय वर्कर्स इन देयर फैक्ट्री विदाउट वर्क, टाइम स्पेंट बाय वर्कर्स ऑन देयर जॉब। यार पहला ऑप्शन और डी ऑप्शन सेम सा नहीं लिख दिया इसने, तो मेरे आंसर ऑब्वियसली टाइम कीपिंग का मतलब है कि पर्टिकुलर काम में कितना टाइम स्पेंड करते हैं। तो ए या डी क्या बोलूं? टाइम एंड मोशन स्टडीज कंडक्टेड बाय पर्सनल, टाइम कीपिंग, इंजीनियरिंग, पेरोल, नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन पहले भी था जिसका आंसर हमने टाइम कीपिंग दिया था। मैं एक बार इसका आंसर देखता हूँ किसने क्या दिया है। 11th का, 11th का आंसर सर देखो इन्होंने ए दिया है, आई गेस एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 ने सी दिया है। सो नो यार ये अभी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पे ही है। सो आई गेस मेरे ख्याल से टाइम एंड मोशन स्टडी, बिकॉज मोशन स्टडी थोड़ा सा ये होता है कि एक बार आई गेस मेरे को एक बार ना मैं क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं रखना चाहता तो मैं एक बार कंसेप्ट जो है वो देखना चाहूंगा यहाँ पर, जो ये स्टडी वगैरह का है। टाइम स्टडी तो मेरे हिसाब से तो टाइम डिपार्टमेंट को ही करनी चाहिए। एक बार हम ये देख लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो मैं एक बार आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो ये देखो, टाइम एंड मोशन स्टडी, स्टडी ऑफ टाइम एंड मोशन इज एसेंशियल फॉर डिजाइनिंग एंड टाइम स्टडी डिटरमाइन द स्पेंट ऑन द जॉब
for completing for fixation motion study dividing the job into fundamental elements of basic operations. After investigation and all, motion study aims at most scientific after eliminating unnecessary motions. These motions same for which is due to fatigue. इसमें अभी तक तो ये पता नहीं लगा कि कौन कर रहा है ये मटेरियल मशीन्स। और थोड़ा इंजीनियरिंग इसलिए मेरे को लग रहा है क्योंकि मेरे को पहले भी लग रहा था कि मोशन स्टडी होता है कि कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, कि मशीन्स की वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है, तो दैट मे बी डन बाय इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। लेकिन क्योंकि टाइम एंड मोशन स्टडी लिखा है, टाइम स्टडी कहीं ना कहीं टाइम कीपिंग मुझे लग रहा था यहाँ पर प्रॉपर हमें ये कहीं लिखा हुआ मिला नहीं वैसे कि ये टाइम एंड मोशन स्टडी एग्जैक्टली कौन कर रहा है, लेकिन काफी बातें कहीं ना कहीं मशीन से जुड़ी हुई आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचूंगा। मैं गलत हुआ थोड़ा सा, इस बात के लिए आपसे माफी चाहूंगा, ठीक है, लेकिन भाई मैं भी इंसान हूँ, ठीक है ना, मुझे माफ कर देना यार, मैं भी इंसान हूँ। तो टाइम एंड मोशन स्टडी ठीक है, अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कह रहा है तो ठीक है भाई, इंस्टीट्यूट सबसे ऊपर है, हम बहस नहीं करेंगे। लेबर प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग टोटल आउटपुट विद टोटल मैन आवर्स, added value for the product with total wages, cost, actual time and standard time, all the above. I guess actual time and standard time, एक्चुअल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम को कंपेयर करके जो है एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी एक ही बात है। आंसर बिल्कुल ठीक है आप लोगों का, 12th का सी। 13th, if the time saved is less than 50% of the standard time, then the wages under Rowan and Halsey premium plan on comparison gives। मुझे बड़ी खुशी है कि ये बात मैं क्लास में बताता हूं कि अगर आपका समय 50% से कम या ज्यादा हो जाता है तो किसके वेजेस ज्यादा आएंगे। अगर 50% से कम समय बचाया जा रहा है तो रोवन के जो वेजेस है, मोर वेजेस टू वर्कर्स अंडर रोवन प्लान देन हालसे प्लान। सर इसका आंसर सी होना चाहिए, 13th का सी आंसर होना चाहिए इसमें। एक सेकंड, 16, 15, 14, 13, हाँ जी सी ही दे रखा है, बहुत बढ़िया। 14th का आइडल टाइम इज द टाइम अंडर विच नो प्रोडक्टिविटी इज गिवन बाय वर्कर्स, फुल वेजेस आर पेड टू वर्कर्स। ए और बी दोनों ही ठीक है, तो मुझे लग रहा है तो डी देगा ये, डी ही दिया है सर, बहुत बढ़िया, क्योंकि इस टाइम पे काम नहीं होता और पैसे पूरे जाते हैं। आइडेंटिफाई which one of the following does not account for increasing labor productivity। इससे लेबर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती। मोटिवेटिंग वर्कर, जॉब सेटिस्फेक्शन, प्रॉपर सुपरविजन एंड कंट्रोल, हाई लेबर टर्नओवर। ऑब्वियसली बार बार लेबर का आना जाना लगा रहेगा तो इससे लेबर की प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं आएगी, बल्कि लेबर की प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। बिल्कुल ठीक है। अंडर टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इफ अ वर्कर फेल्स टू कंप्लीट द टास्क विद इन द स्टैंडर्ड टाइम देन ही इज पेड। ए आंसर दे रखा है भाई अगेन 83% ऑफ द पीस रेट। और आपको याद है हमने क्वेश्चन किया था जहां पर हमने आंसर देखा था कि लोअर वाले को 83% दिया गया और हायर वाले को 175, दोनों ऑप्शन में है। तो मुझे एक कंफ्यूजन आप लोगों के लिए मैं नहीं छोड़ना चाहता। टेलर के लिए यार ये बात बहुत पहले से लिखी हुई थी कि 80% फॉर द लोअर रेट एंड 120% फॉर द हायर रेट। मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं कि कोई हम लोग कोई गलती ना करें। अब ये देखिए सर, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में बुक में अभी भी ये लिखा हुआ है कि जो इनएफिशिएंट है उसको 80% देना है और जो हायर एफिशिएंट है उसको 120% देना है। सो हाउ दिस 83 and 175 is coming in between in the practical questions and the MCQ2। MCQ देख के मुझे भी 2 मिनट ले थोड़ा सा हैरानी हुई कि यार कहीं टेलर का 83 और 175 तो नहीं हो गया। और मैं आपको बता चुका हूं 83 और 175 हुआ करते थे 2017 से पहले, और वो भी सीए सिलेबस में। सीएमए की बुक में हमेशा से 80 और 120 लिखा था। सो आई गेस इसके ऊपर सर थोड़ा सा एक कंफ्यूजन, एक कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं बनी हुई है, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूं ताकि बच्चों को मैं प्रॉपर एक अपनी एक राय दे सकूं। मैं एक बार गूगल पे जाके, इंटरनेट पे जाके कहीं ना कहीं ये चेक कर रहा हूं कि डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या है एज पर टेलर। टेलर पीस रेट सिस्टम करके हम एक बार अपना नेट पे ट्राई करते हैं। और सर प्लीज आप लोग भी देखिएगा
ठीक है ना, नेट वगैरह यूज करने में तो आप लोग और उस्ताद हो। सो टेलर पीस रेट सिस्टम, टेलर पीस रेट सिस्टम। सो यहां पर एक सेकेंड सर, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, भाई मैं जो पढ़ रहा हूं उसमें भी 80 और 120 ही लिखा है, 80 और 120 ही लिखा है। तो ये 83 और 75 ये कहाँ से आ रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी डाउट जो है मेरे को अभी भी बना हुआ है। तो इसके ऊपर अगर मुझे कुछ और मिलता है तो आई वुड इन्फॉर्म यू ऑन द टेलीग्राम चैनल, लेकिन अभी के लिए मैं अपने 80 और 120 पे स्टिक हूँ। नाउ वी हैव ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा मैं आपको बता दूं, हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से पहले भी कुछ ट्रू एंड फॉल्स थे, पहले भी कुछ ट्रू एंड फॉल्स थे इन द क्वेश्चन नंबर 12। तो मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूं। State whether following statements are true and false. Time recording clocks can be successfully used for recording time of workers and obviously time recording clocks obviously time recording का ही काम करती हैं. Overheads are those which are over, outworkers are those. Outworker वो होते हैं जिन्हें हम बाहर भेजते हैं, कहीं ना कहीं हमारा काम वो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं क्लाइंट की साइड पे कर रहे हैं या कहीं और बाहर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सो इसमें भी यही लिखा है कि कस्टमर के प्रेमिसेस वगैरह में जा रहे हैं, तो इसको भी मैं ठीक बोलूंगा। आइडल टाइम तब होता है व्हेन वर्कर्स आर पेड ऑन टाइम बेसिस। ऑब्वियसली अगर मैं अपने वर्कर्स को टाइम के हिसाब से पेमेंट कर रहा हूं तो ही समय की बर्बादी देखी जा सकती है। पर्सनल डिपार्टमेंट इज कंसर्न विद प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट ट्रेनिंग, बिल्कुल पर्सनल नाम ही वर्कर्स का है। वेजेस फॉर एबनॉर्मल टाइम आर एडेड टू वेजेस फॉर नो। एबनॉर्मल वाले जो खर्चे होते हैं उनको कभी भी कॉस्ट शीट में नहीं डाला जाता, तो ये गलत हो गया कहीं ना कहीं। आगे बढ़े, इसके बाद हमारे पास कुछ पॉइंट्स और भी हैं। सो एफ पॉइंट, इन इंडिया इफ अ वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 8 आवर्स ऑन एनी डे और मोर देन 40 आवर्स इन अ वीक ही इज स्टेटेड टू बी एंगेज्ड इन ओवर टाइम। रॉन्ग, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 9 आवर्स पर डे एंड 48 आवर्स पर वीक है, तो फैक्ट्स गलत लिखे हुए हैं। The two principal system of wage payment are on the basis of time and the basis of work done। बिल्कुल ठीक है, दो तरीके पेमेंट करने के, या तो पीस सिस्टम है या तो टाइम सिस्टम है। The piece rate system of wage payment cannot be successfully applied where quantity of output can be measured। सर ऑब्वियसली क्वांटिटी मेजर होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पीस सिस्टम नहीं लगा सकते, आप लगा तो कहीं ना कहीं वहां भी सकते हो। तो ये एच वाला जो है ये आपका फॉल्स हो गया। अब गुड सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट शुड नॉट इंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल, ऑब्वियसली गलत है यार, ये तो कहीं ना कहीं होना चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन में, सेम काम के लिए सबको सेम पेमेंट मिलनी चाहिए। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे सब एक काम के लिए सेम पेमेंट नहीं मिल रही, ऑब्वियसली वो सिस्टम गलत हो गया। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आर जो बाकी के ट्रू एंड फॉल्स जो हमें नीचे दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। ये आपका यहाँ पे सर स्टेट वेदर स्टेटमेंट्स 5 क्वेश्चंस है। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी प्रेजेंटेड एज अ सेपरेट कॉस्ट हेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नॉट एग्जैक्टली, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हो तो वहां पे तो एम्प्लॉइज कॉस्ट के नाम से, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के नाम से कहीं ना कहीं आते हैं। तो फर्स्ट इज फॉल्स गिवन है। एज पर द पेमेंट ऑफ बोनस एट द मैक्सिमम लेवल ऑफ बोनस 20% मैक्सिमम बोनस होता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट से। थोड़े से ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस जो है वो कॉस्टिंग सेट के लॉ में ज्यादा जा रहे हैं। फ्लक्स मेथड इज मींस फॉर मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर, ठीक है, ऑब्वियसली फ्लक्स मेथड से लेबर टर्नओवर नापा जाता है। इज ओवर टाइम प्रीमियम इज डायरेक्टली असाइंड टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक। कहीं ना कहीं जिस चीज की हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, हम ओवर टाइम प्रीमियम जो अपनी लेबर को दे रहे हैं वो उसी चीज की प्रोडक्ट की कॉस्ट में हम ऐड कर देते हैं। आइडल टाइम रिप्रेजेंट्स द वेजेस पेड फॉर द टाइम कॉस्ट ड्यूरिंग व्हिच द वर्कर्स नॉट वर्क, बिल्कुल ठीक। जिस टाइम पर वर्कर काम नहीं कर रहे उस टाइम के लिए पेमेंट देने को आइडल टाइम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। नाउ वी मूव ऑन टू आवर फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स यार, 10 है। In a company, there were 1,200 employees on the rolls at the beginning of an year, 1180 at the end. 120 बंदे छोड़कर गए, 96 replacements were made. फ्लक्स मेथड में न्यूमरेटर में बंदे जो छोड़कर गए और रिप्लेस दोनों ऐड होते हैं, तो 120 और 96 इज 216। एंड डिनोमिनेटर में 1200 और 1180 का एवरेज, तो 1190, तो 2116 डिवाइड बाय 1190, आंसर इज 18.15%। आंसर इज 18.15%।
अब सर मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी बुक एक गलती और करती है कि वो इसके बाद इसका हाफ और कर देती है, तो 18.15 का हाफ करके 9.08 दे रखा है, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। मुझे किसी बच्चे ने ऐसी कोई दिक्कत नहीं बताई। ये जो हाफ अलग से आपकी बुक ने कर रखा है वो गलत कर रखा है। इन डैश सिस्टम 2 पीस रेट्स आर सेट फॉर ईच जॉब। इन डिफरेंशियल पीस सिस्टम ऑब्वियसली डिफरेंशियल में अलग अलग पीस रेट्स जो है वो सेम काम के लिए सेट होते हैं। इन डैश सिस्टम बेसिक ऑफ वेज पेमेंट इज द क्वांटिटी ऑफ वर्क। ऑब्वियसली पीस सिस्टम में आप काम की क्वांटिटी पर पैसा दे रहे हैं। द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग वेरियस अंडर टाइम रेट, ऑब्वियसली जितने घंटे काम किया यानी कहीं ना कहीं आवर्स वर्कड इनटू जो टाइम रेट है, इनटू टाइम रेट, आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर, इसने ऐसे लिखा है। इन हालसे प्लान अ वर्कर गेट्स बोनस इक्वल टू 50% ऑफ द टाइम सेव्ड, ये तो पता है हमें। अंडर गैंट एंड टास्क, इसने आर एक्स्ट्रा लगा रखा है, गैंट एंड टास्क बोनस प्लान, नो बोनस इज पेबल टू अ वर्कर इफ हिज एफिशिएंसी इज लेस देन स्टैंडर्ड। ऑब्वियसली एफिशिएंसी इज लेस, अच्छा एफिशिएंसी अगर परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हो, क्योंकि एफिशिएंसी परसेंटेज में लगती है तो लेस देन 100। वेजेस शीट इज प्रिपेयर्ड बाय, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पेरोल डिपार्टमेंट, ये तो हमारा एमसीक्यू भी था। कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम आइडिया लिखा हुआ है, अगेन मिस्टेक। नॉर्मल आइडल टाइम को हमें कहीं ना कहीं अपना ओवरहेड्स में, या ये भी लिख सकता था बच्चा कॉस्ट शीट में ले जाए, आंसर में फैक्ट्री ओवरहेड्स है। आइडल टाइम, यहाँ आइडल टाइम अराइजेज ओनली व्हेन वर्कर्स आर पेड ऑन टाइम बेसिस। ऑब्वियसली ऐसा तो एक अभी ट्रू एंड फॉल्स में भी था। नॉर्मल आइडल टाइम कॉस्ट शुड बी चेंज टू डैश, चेंज या चार्ज्ड, बहुत मिस्टेक्स हैं यार, सॉरी टू से दिस, लेकिन आपकी बुक में बहुत मिस्टेक्स हैं। नॉर्मल आइडल टाइम शुड बी चार्ज टू डैश विच ड्यू टू एबनॉर्मल, सर कॉस्टिंग पीरियड, अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस है तो कॉस्टिंग पीरियड आता है। शुड बी है, ये दो बार ब्लैंक है, एक ही बार बनता है ये, ठीक है कॉस्टिंग पीरियड ठीक है यार। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर क्लास, दैट इज आवर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो है वो हम एक बार आखिरी और देख लेते हैं, देखते हैं कितने मैच द फॉलोइंग हमारे पास। 5 ही है यार, 5 ही है। अच्छा उसके अलावा हमारा आज का मुद्दा डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बाकी है, वो भी जल्दी से देख लेंगे। देखो लेबर टर्नओवर हम कैसे नाप सकते हैं, मेरे हिसाब से यहां पर आप रिप्लेसमेंट मेथड करिए। बोथ बर्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान, बर्थ वेरिएबल बर्थ प्लान भी एक बोनस का प्लान है। सो मिनिमम बोनस इज दिस 8.33। ओवर टाइम प्रीमियम तब मिलता है जब आप काम नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज्यादा करें। असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय विद रिस्पेक्ट टू अ जॉब, मेरिट रेटिंग, ऑब्वियसली फिर यही बन गया बर्थ, हाँ ये तो ना बर्थ का ये फॉर्मूला, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स का स्क्वायर रूट करके इनको रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएगा, हमने ठीक किया है। 1 का डी, सेकंड का हमने किया है ई, ठीक है सर ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं इतना बताऊं बहुत छोटा मुद्दा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सिंपली मींस चार्जेबल एक्सपेंसेस। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है ये तो आपको पता ही है, एलैबोरेट मैंने ऑब्वियसली अपनी सीरीज और मैराथन्स में किया हुआ है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट कॉस्ट, जब हम कह सके कि ये खर्चा इस प्रोडक्ट के लिए, तो कोई भी स्पेसिफिक खर्चा, स्पेशल खर्चा, आपने कोई डिजाइनिंग वाला खर्चा किया हो, रॉयल्टी इज अ वेरी गुड एग्जांपल इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। So without wasting time, I am moving on to the multiple choice questions of this topic. Royalty paid on sales 89,000 and software development charges, क्योंकि ये प्रॉपर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो दोनों ही है, तो दोनों को ऐड कर दो यार। ऑप्शन भी बड़े अजीब से दे रखे हैं, 89 और 22 जो है वो 1,11,000 होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस डैश इंक्लूड्स इम्प्यूटेड कॉस्ट, नो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे जो असल में हुए हैं, इम्प्यूटेड तो वो होते हैं जो नहीं हुए, तो शैल नॉट इंक्लूड। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दोस्तों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डज नॉट मीट द टेस्ट ऑफ मटेरियलिटी कैन बी डैश पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंस वैसे तो पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो हमारा मटेरियलिटी टेस्ट पास ना करे, मतलब एक तरीके से कि ये टेस्ट कि हाँ यार ये खर्चा मटेरियल है, मटेरियल बोलते तो इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोडक्ट के लिए, तो हाँ जो हमारे मटेरियलिटी टेस्ट को पास नहीं करेगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाया जाएगा। इनडायरेक्ट इज ऑब्वियसली ओवरहेड्स, तो इसका आंसर ट्रीटेड हो गया।
Example of direct expense: rent, royalty charge on production. Obviously answer royalty charge on production है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट पी, रॉयल्टी दी 23,500, डिजाइन चार्जेस दिए प्रोडक्ट के 1500, दोनों ही डायरेक्ट एक्सपेंस है. नॉर्मली ऐड करके आंसर 25,000 दे दो. ए. मूविंग ऑन टू आवर ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस. इफ एन एक्सपेंस कैन बी आइडेंटिफाइड विद अ स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. बिल्कुल ट्रू है ये. ऑब्वियसली वो खर्चा जो हमारे प्रोडक्ट के साथ देखा जा सके कि ये खर्चा इसके लिए है. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू साइट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू साइट, एक पर्टिकुलर साइट पे काम के लिए जाना, हाँ ठीक है, मतलब बिकॉज डायरेक्ट एक्सपेंस ऑल्सो रेजिडुअल हेड, जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर में नहीं आ सकता बट डायरेक्ट है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है. तो इट इज ट्रू. आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस शैल बी बेस्ड ऑन ट्रेसेबिलिटी. ऑब्वियसली ट्रेसेबिलिटी क्या होता है? पहचानना कि ये खर्चा इस काम के लिए है. तो ये आंसर ठीक है. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9 इज फॉर डायरेक्ट एक्सपेंस. गलत है यार. डायरेक्ट एक्सपेंस का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 है. ये तो मैंने अपने जो पीपीटी है वो उसमें भी लिखा हुआ है. सो बेसिकली द आंसर इज दिस. चलिए गलत है ये. फाइनेंस कॉस्ट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस. नो, फाइनेंस कॉस्ट तो कॉस्ट शीट का ही पार्ट नहीं है, कॉस्टिंग का ही पार्ट नहीं है. गलत हो गया. सो अब यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, फिलिंदा ब्लैंक्स आ गया सर. फिलिंदा ब्लैंक्स आ गया. सो कमिंग ऑन टू फिलिंदा ब्लैंक्स अगेन, वी हैव 5 फिलिंदा ब्लैंक्स. डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटिंग टू डैश और डैश. डायरेक्ट आई थिंक रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग और मतलब क्या बोलते हैं, सर्विस. ठीक है ना. मैन्युफैक्चरिंग या तो प्रोडक्ट के बनाने से रिलेट होगी या फिर क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ सर्विस. पूरी बात कहीं ना कहीं लिखनी पड़ेगी. ठीक, बिल्कुल ठीक है. ये मेरी देखो, ये तो कॉस्टिंग की डेफिनेशन में मैं बोलता हूँ कि हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए सर्विस को देने में लगी है. penalties oblique damages paid to statutories cannot be, no, will not be, will not, cannot, कुछ भी नाम लिख दो. जो हमने पेनल्टी दी है वो तो कॉस्टिंग का ही पार्ट नहीं है. डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू अ डैश फॉर्म, रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट और सर्विस. और यहाँ पे भी प्रोडक्ट या सर्विस वर्ड आता है. प्रोडक्ट वैसे आंसर में लिखा. डायरेक्ट एक्सपेंस इनकर्ड फॉर ब्रॉट आउट रिसोर्सेज शैल बी डिटरमाइंड एट. ब्रॉट आउट या बॉट आउट, आई गेस बॉट आउट होना चाहिए कि जो हमने बाहर से खरीदे. तो जो बाहर से खरीदे तो जितने के वो खरीदे, तो जिस प्राइस पे वो खरीदे, अब इसने इनवॉइस प्राइस लिखा है, मतलब वही बिलिंग प्राइस, जितने का सामने वाली चीज खरीदी है. डायरेक्ट एक्सपेंस इनकर्ड लम सम शैल बी डेप्रिशिएटेड लिख लो. ठीक है ना. अब जो लम सम, जैसे एक चीज हमने खरीदी, एक राइट हमने खरीदा तो 10 साल के लिए, इट्स लाइक ऑफ यू नो कोई परमिट का है, कुछ है, तो उसको जो भी मल्टीपल ईयर्स के लिए लमसम है तो उसको डिवाइड करके हमें डेप्रिशिएट कर देना चाहिए. यहाँ पे अमोर्टाइज लिखा है. अमोर्टाइज्ड एंड डेप्रिशिएटेड कहीं ना कहीं एक ही शब्द है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इसके बाद भी कुछ है हमारे पास. आफ्टर द फिल इन द ब्लैंक्स. नो सर, बहुत बहुत मुबारक हो, आपका सेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होता है. इसी के साथ हमारा काम जो है आज का कंप्लीट हो जाता है. एंड कहीं ना कहीं मैं आपको इस क्लास के खत्म होने में बधाइयां देता हूं. आप लोग मेरे को भी बधाइयां दे सकते हैं, ठीक है. लेकिन आप देखिए, अल्टीमेटली आपकी मेहनत है. मैं अपने बारे में नहीं बोलूंगा, अल्टीमेटली आपकी मेहनत है. आप है तो हम है. आपके रिजल्ट से ही कहीं ना कहीं हमारा नाम बनता है. ऑब्वियसली हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे. इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग. ठीक है. और बहुत बहुत बधाई आपकी पढ़ाई के लिए. पढ़ते रहिए, डाउट पूछते रहिए, नई नई चीजें ट्राई करते रहिए. और प्लीज हम अपना प्यार बना के रखिए. अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. अभी भी आपके जो यार दोस्त इस चैनल पे नहीं आया है, विद्या सर आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, उनको हमारे चैनल पर लेकर आइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. इसको अपना ही चैनल मानिए, अपना. अगर आपको हम मदद कर रहे हैं और आपके ही प्यार से हमारी पढ़ाई का दस्तूर है कि हम डिस्कशन करना चाहते हैं. हम सिर्फ ये नहीं कि बच्चे को ऑटोक्रेटिकली कि बेटा ऐसे ऐसे करना है. हम, आपने मुझे भी देखा होगा, आई डोंट बिलीव इन द स्पून फीडिंग. मैं बच्चों से मेहनत करवाता हूं कि तुम करो और उनको बेतहाशा हम लोग डाउट सपोर्ट देते हैं. इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच.